CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। भारतीय बाजारों में लौट रही है खरीदारी। नमस्कार, आपका स्वागत है CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। तो आज एक्सपायरी के दिन 22,000 पर लौटता हुआ मार्केट 162 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी में। निफ्टी बैंक और मिड कैप्स का भी पार्टिसिपेशन है। तो कहां पर जाकर टिकेगा मार्केट और क्या होगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइंस। भारतीय बाजारों में हमने देखी आज चौतरफा खरीदारी। पावेल के बयानों के बाद विदेशी बाजारों में रौनक, भारतीय बाजार भी झूमे। बाजार की चौतरफा तेजी में सबसे ज्यादा चमक रहे हैं मेटल शेयर। 2% चढ़ा निफ्टी मेटल इंडेक्स, 6 से 7% दौड़े सेल, टाटा स्टील और JSPL। और सरकारी कंपनी के शेयरों में भी दिखी जोरदार तेजी। CPSE इंडेक्स 2% से ज्यादा भागा, 6% के उछाल के साथ वायदे के टॉप गेनर्स में PFC, REC का नाम। वहीं 4% भागे BEL, IRCT, NTPC और कॉनकॉर जैसे शेयर। आज सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में भी तेजी। BSE पर बुलिश हुआ इन्वेस्टेक, खरीद की सलाह दी, 2800 रुपए का दिया लक्ष्य। शेयर 8% भागा। एक्सचेंज से जुड़ी अन्य कंपनियां भी अच्छी कर रही हैं कारोबार। CDSL में करीब 6% की तेजी। और मार्केट आज के दौरान CNBC आवाज की बादशाहत बरकरार। HSM मेगा सिटीज में मार्केट के दौरान आवाज का मार्केट शेयर 61.3%। भरोसा बनाए रखने के लिए आप सभी दर्शकों का आभार। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। एक अच्छा पुल बैक भारतीय बाजारों में बनता दिखाई दिया। कल भी पुल बैक वाला सत्र था, लेकिन आज तेजी लौटी है। 160 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक में भी 800 पॉइंट से ज्यादा का उछाल और पूरे जोश में निफ्टी बैंक पार्टिसिपेट करता हुआ अपने 400 पॉइंट की बढ़त की तरफ जो बढ़ रहा है। तो चाल मजबूत। डे हाई पर हम क्लोज होंगे या नहीं, बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां से थोड़ा सा हल्के हुए हैं। लेकिन 22,000 की वापसी वीरू कितनी अहमियत रखती है आज एक्सपायरी के दिन? देखिए, अहमियत रखती है। गुड आफ्टरनून हर्षिता। और मतलब अगर हम इस क्लस्टर पे क्लोज हो रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लेवल वो है हर्षिता जो आज सुबह हम छू कर आए, हाईएस्ट क्लस्टर। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? सुबह जब हर्षिता हम 7 बजे बात भी कर रहे थे कि हमारा थ्रेश होल्ड पॉइंट है इस सेशन का, और वो थ्रेश होल्ड पॉइंट है 22,021। हमें ग्लोबल मार्केट से एक हैंडओवर ऐसा मिला था जो कि करीब 150 हमें पॉइंट ऊपर ओपन कर रहा था। मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइए, थ्रेश होल्ड पॉइंट लेके आइए। बात हुई थी द मोमेंट यू विल क्रॉस 22021, 22,021 अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 22080, करीब करीब 22। पहले मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेके आइए। 22,080 तक का अगर आप देखें तो आपको एक स्विंग मिलेगा। हर्षता वो 22,080 ऑलमोस्ट आ गया। वो 22,080 क्या था? जब आप इसे समझ जाएंगे तब आप एग्जैक्टली समझेंगे कि ट्रेड में किस बात का रिकमेंड कर रहा था। 22,080 एग्जैक्टली एक फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बात यही हुई थी कि हम इसे खेलेंगे, हमें चेक करना है अपने ट्रेड को 22,080 पे, 22,110 पे, क्योंकि ये क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल पॉइंट होता है। और वहाँ से देखिए निफ्टी एक बार सिंक भी हुआ ऑलमोस्ट करीब 100 पॉइंट का। हर्षिता, अब क्या ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, एक सुबह एग्जैक्टली एज पर द लेवल्स, एज पर द स्क्रिप्ट हमको ट्रेड मिल चुका है। मेरे ख्याल से अभी के लिए एज ऑफ नाउ ट्रेड अवॉइड कीजिए। बट हर्षिता, मेरा ये इंट्यूशन कह रहा है कि कुछ फायरवर्क्स इस क्लोजिंग में होंगे। ये शायद क्लोजिंग इतनी शांत ना हो और ऑप्शन राइटर्स थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं। ऑल्दो वी आर बिलो 20, बिलो 10 एंड वी आर अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑप्शन राइटर्स को देखिए आप, एक बार जरा प्लीज कॉल पुट्स लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे 22,000, 22,100, उसके बाद 22,000 की पुट और 21,900 की पुट में बहुत सब्सटेंशियल राइटिंग है। आई मीन इट्स मोर देन, आई थिंक, जिसे कहते हैं ना, आई मीन एवरेज।
22,000 की कॉल में 4.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 3.25 करोड़ कॉल जुड़ी है इंट्राडे में, 2 करोड़ 22,100 पे। और नीचे की तरफ अगर आप पुट्स को देखेंगे कुछ देर में, तो 22,000 की पुट को देख लीजिएगा, मतलब अभी पुट नहीं है मेरे ख्याल से, बट हर्षदा मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि शायद ये बाजार, देखिए सुबह मुझे ट्रेड मिल गया, मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, बट जिस प्रकार की पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हो रही है, इन दोनों में से कोई ना कोई तो ट्रैप होगा इस क्लोजिंग में। ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है। और निफ्टी स्पॉट अगर 22,030 22,051 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे तो शायद निफ्टी में अपर स्विंग काफी अच्छा खासा मिलेगा। याद रख लीजिएगा, 22,051 अगर निफ्टी स्पॉट क्रॉस करता है तो एक स्विंग अच्छा मिल सकता है, देन ये राइटर्स ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर निफ्टी स्पॉट हमारा एक स्विंग लो जो कि करीब 12:16 का था, 21,943, ये तोड़ता है तो ये क्लोजिंग और खराब भी होगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ हर्षदा हमें जब तक ये थ्रेशोल्ड पॉइंट पार ना हो जाए, ये राइटर्स कोई ट्रेड नहीं देंगे। सो आपको एजेस को ट्रेड करना है। सुबह हमने एजेस को ट्रेड किया। इस वक्त बात कुल मिला के ये है कि 22,051 के ऊपर ही एक स्विंग मिलेगा या फिर 21,943। बैंक निफ्टी को मैं छूंगा नहीं हर्षदा। बैंक निफ्टी में सुबह सुबह एज पर द स्क्रिप्ट हमको ट्रेड मिला था। बात यही हुई थी, द मोमेंट यू विल क्रॉस 46,710, वो आपके कुछ फॉलिंग एवरेजेस का जोन था, आपको एक स्विंग मिलेगा। कहां तक का? रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा निफ्टी बैंक की प्लीज। सुबह जो बात हुई थी उसके मुताबिक जैसे ही आपने 46,570 710 के जोन को पार किया, आपको एक स्विंग मिलेगा 46,934 और 720 तक का। एग्जैक्ट वहां पे गया और वहां से कोलैप्स हो गया। एक्सपायरी प्लस 1 डे पर इसने जितना अच्छा ट्रेड देना था हर्षदा वो दे चुका है। मैं बैंक निफ्टी को नहीं, मैं निफ्टी को इसलिए हर्षदा वो कमेंट कह रहा हूं ना, क्योंकि निफ्टी पे आज आईटीसी थोड़ा सा रंगत में नजर आ रहा है और रिलायंस भी 2900 के कॉल राइटर के ऊपर ट्रेड करता हुआ। सो एज ऑफ नाउ ऑप्शन राइटर्स ने आपको ग्रैब कर रखा है, बट ट्रेड तब इनिशिएट कीजिएगा जब 22,051 की ट्रेजेक्टरी निकल जाए। अदरवाइज शायद ये सेशन रेंज बाउंड रह जाए अगले 1.5 घंटे के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। बट मेरा थ्रस्ट रहेगा हर्षदा निफ्टी पर, नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक। हर्षदा ओवर टू यू। ओके, तो निफ्टी पर ज्यादा फोकस, नॉट निफ्टी बैंक। चलिए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स की बदौलत आज लेकिन ये पुल बैक दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी बैंक में देखने को मिला है, तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ट्रेंडिंग शेयर खरीदारी आज सरकारी कंपनियों के नाम है। एनटीपीसी, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स तेजी में 3-3.5% का इजाफा पुल बैक मेटल काउंटर्स में भी देखने को मिला है, जहां टाटा स्टील 3% ऊपर है तो हिंडाल्को में करीब 2% तक का इजाफा देखने को मिला है। मिड कैप में भी पीएफसी, आरईसी, नैल्को ये सरकारी कंपनियों के ही नाम हैं, 6% से ज्यादा का इजाफा। और मुथूट फाइनेंस भी 5% के गेंस पर कर रहा है कारोबार। अब आते हैं ऐसे काउंटर्स पर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मार्केट में तेजी लौटी तो भारतीय एयरटेल की तेजी पर एक ब्रेक लगा। आज 1% का दबाव, हल्का सा मुनाफा वसूली का प्रेशर अपोलो में। मारुति ऑल टाइम हाईस कल छू रहा था, आज कुछ करेक्ट कर रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी में भी कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए वो पॉकेट्स है जहां पर तेजी और मंदी के सौदे साफ तौर से बनते दिखाई दिए हैं। अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे समझेंगे कि आज इस क्लोजिंग को कैसे पढ़ें और क्या ट्रेड वो लेंगे। टेक्नो फंडा पर्सपेक्टिव जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता के साथ टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे पैनल में प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, जतिन गेडिया और रुचित जैन शामिल है। 220 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हम एनएलसी यानी कि नेवली लिग्नाइट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार से करेंगे बातचीत। 2:30 बजे ब्रोकरेज हाउसेस की नजरें जो आज कुछ मिड कैप स्टॉक्स पर पड़ी है उसका ब्यौरा आपके सामने लेकर आएंगे। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल हमारे साथ होंगे। फिर बीटीएसटी क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये सभी काउंटर्स पर रहेगी हमारी नजरें। लेकिन आगे बढ़ें और कॉल्स लेना शुरू करें। एक बार दीपक नाइट्रेट स्क्रीन पर लेकर आते। वीरू, बहुत दिनों बाद कोई अपडेट आता हुआ। इन्होंने दरअसल एक कैपेसिटी में कामकाज शुरू किया है और उसके बाद स्टॉक में एक स्पाइक आता हुआ, करीब 1.5% के गेन्स। अभी अभी वो अपडेट आया कि बरोडा प्लांट की जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और वो दरअसल अब आगे योगदान देता हुआ दिखाई देगा। ये प्रोडक्ट है बेंजो ट्राइफ्लोराइड, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने शुरू कर दी है। वैसे हर्षदा मुझे तो पर्सनली डर लग रहा है जब
केमिकल कंपनियां अपनी कैपेसिटी ऐड कर रही हैं ना, तो आई थिंक मुझे तो खैर डर ही लग रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं आपको। वीरू और खैर इसको समझेंगे आप मेरी। हाँ, इस पर आगे बात करते हैं। हाँ, इस पर बात करते हैं, बट मी एज ऑफ नाउ आई थिंक 2133 पे आके ट्रेड करता हुआ। ट्रेड्स ले लेते हैं, फिर हर्षदा में इस सेगमेंट पे बात करेंगे। 2 दिन पहले भी डिस्कशन किया था इस सेगमेंट में। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपकी कॉल सर इस वक्त की। गुड आफ्टरनून टू यू। और इस वक्त कॉल है अगेन, इस वक्त दिया था जेएसडब्ल्यू स्टील, इस वक्त है जिंदल स्टील। ट्रेड करा 818 के आसपास, 805 का स्टॉप लगाना चाहिए बस, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 840 के नजर आते हैं। इसका सेटअप सही है, स्लो क्रीपिंग अप है, लेकिन अप मिलना चाहिए। जिंदल स्टील। ओके, जेएसपीएल। प्रकाश सर ने आज अगर आप देखें पूरे मेटल स्पेस पे पुरजोर तरीके से अपना कब्जा जमा रखा है 818.5 पे। इट्स अ बाय कॉल ऑन जेएसपीएल। मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मॉर्निंग में कमेंस की बात हुई थी और अब आपको सीमेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। सीमेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड पहले से ही बना हुआ था। आज क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 4839 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं। तो 4839 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करेंगे और 5025 के आपको टारगेट सेट करने हैं सीमेंस में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। 4900 का कॉल ऑप्शन जो 81 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 44 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। इस ऑप्शन में आप 150 रुपए तक के टारगेट देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सीमेंस पर एक ट्रेड। चाहे आप 4900 का कॉल लेकर चले जो 125 150 के रिटर्न्स दे सकता है, या फिर आप 5225 के लिए सीधा तेजी करें। शिल्पा हमारे साथ हैं। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे अभी एसआरएफ अच्छा लग रहा है। एसआरएफ काफ़ी दिनों के बाद 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से ये 2600 2650 पोजिशनल ट्रेड के लिए भी तैयार है। अगर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड लेना चाहें तो आप एट द मनी 2500 का ही कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो रफली 44 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 30 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे फॉर टारगेट स्टिल 60 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो एसआरएफ में एक अपॉर्चुनिटी आप तेजी की तरफ आइडेंटिफाई कर रही हैं। 2500 का कॉल लिया जा सकता है इस ट्रेड में। जतिन, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेरा जो ट्रेड होगा वो गोदरेज प्रॉपर्टीज में होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अगर जो डेली चार्ट्स देखें तो उसमें एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर मेरे को लगता है कंप्लीट हुआ है, और डेली मोमेंटम इंडिकेटर में एक डाइवर्जेंस के साथ बाय क्रॉसओवर भी आया है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसमें पुल बैक हमें जरूर देखने मिलना चाहिए। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 2285 से 2355 के रहेंगे, और इसमें मैं स्टॉप लॉस 2160 का सजेस्ट करूंगा। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बाय है, बाय सुपर। रुचित हमारे साथ मौजूद हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। रियल एस्टेट स्पेस में से ही ओबेरॉय रियल्टी में मेरी खरीदारी करने की सलाह है। सो पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में, और ये पूरे कंसोलिडेशन में आप देखेंगे तो ये रेंज बाउंड का जो हाई बनाया था 1405 1406, वो आज ये स्टॉक का सरपास कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि पुलबैक मूव आ सकता है, जिसमें रिसेंट जो गैप एरिया वो फिल करेगा। तो करंट लेवल्स पे 1385 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में खरीदारी करे। 1460 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ओके, ओबेरॉय रियल्टी आपका। तो अभी इस वक्त बात करते करते रियल स्टेट स्पेस पे 2 ट्रेड्स आ चुके हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, ओबेरॉय रियल्टी पे। दैट्स गुड। अच्छा, अब आशीष चतुर्मोता हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल से आशीष पिछले 4-5 बार से जब भी अपीयर हो रहे हैं कार्यक्रम में, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उन्होंने मारुति पे एक्सप्रेस किया था। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जब टर्बुलेंस का फेज था तब भी, और आई थिंक जब स्ट्रेंथ थी तब भी। आशीष, कल आपका स्टॉक ऑलमोस्ट 11,900 की ट्रैजेक्टरी में गया। पहले तो उस कॉल के लिए बधाई। अब नया कोई आइडिया इस वक्त आपको इम्प्रेस कर रहा है बाजार में? बिल्कुल, थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू अर्शदा। और सबसे पहले कि मारुति पे एक छोटा कमेंट देना चाहूंगा। अभी भी मुझे लगता है वीरेंद्र की
ये जो डिप कल आई है ऑलमोस्ट 12,000 के लेवल को छू करके, मुझे लगता है ये डिप अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है और हमारा ये मानना है कि स्ट्रक्चरली मारुति 13-14 हजार के जोन में जाएगा और हम एक डिस्क्लोजर भी है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में है और हमें काफी पसंद है। अब जो नई थीम नए स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं उसमें 2 स्टॉक है कैपिटल गुड्स स्पेस से और दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में है, सीमेंस और L&T। दोनों में ही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तेजी देखने को नजर आएगी। सीमेंस पे पहले भी हम काफी बार चर्चा की है और मुझे लगता है कि 12 से 15% की टॉप लाइन ग्रोथ हमें सीमेंस के स्टॉक में देखने को नजर आएगी और 2 बड़े टेलविंड सेक्टर इसके अंदर में, पर्टिकुलरली सीमेंस के अंदर में पावर ट्रांसमिशन के अंदर करीब 2,40,000 करोड़ का केपेक्स रिन्यूएबल एनर्जी साइड पे होगा और रेलवे के अंदर में जो बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है, खासतौर पर जो लोकस और ट्रांसिट्स के अंदर में एक फोकस है, वो सीमेंस के लिए एक बहुत ही की बेनिफिशियरी रहने वाला है। तो हमें लगता है 12 से 15% की टॉप लाइन ग्रोथ आराम से यहाँ पर पे देखने को मिलेगी। ऑटोमेशन के अंदर में हम ऑलरेडी जानते हैं कि सीमेंस काफी ऑटोमेशन करते हैं, तो ये भी हमें लगता है कि केपेक्स साइड में वैल्यू एडेड बिजनेस के अंदर में एक अच्छा अपसाइड इसके कारण बनेगा। तो टेक्निकली आप देखेंगे सीमेंस के अंदर में हमें जो अपसाइड नजर आती है वो करीब 5,400 की देखने को नजर आती है और बहुत अच्छा बेस स्टॉक का 4700 पे बन चुका है। और दूसरा जो स्टॉक होगा इसी स्पेस में वो है L&T। L&T पे वीरेंद्र हमें लगता है कि इंडिया केपेक्स तो डेफिनेटली फोकस का एरिया रहा है और जिसके बारे में हमने काफी बार बात की, बट यहाँ पर भी एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर में L&T जो है वो काफी काम सऊदी अरामको के साथ कर रहा है और वहां पर पे हमें लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी L&T के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो डिप आई है जहां पे 3750 से स्टॉक 3500 के जोन तक आया था, ये मेरे हिसाब से अब एक बेस बन चुका है 3500 पे और ये बेस स्टॉक अगर से रिस्पेक्ट करता है तो आने वाले दिनों में 4,000 रुपए तक की अपसाइड L&T लार्सन एंड टुब्रो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो L&T में एक 4,000 तक की अपॉर्चुनिटी और सीमेंस में भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तेजी की और सीमेंस बाय लक मानस ने भी आइडेंटिफाई किया 5,025 के टारगेट के लिए। ठीक है, अब दूसरे कुछ ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। मार्केट में आज वैसे कोई कमी नहीं है और काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिल रही है कि आज ट्रेड स्पॉट किए जा सकते हैं जिस तरह का पुल बैक बनता दिखाई दिया है। अच्छा, इस बीच DCB बैंक स्क्रीन पर लेकर आएंगे। प्रवीण अच्युतन कुट्टी को CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। ये स्टॉक भी वैसे थोड़ा सा हो गया साइडवेज, बीच में एक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। DCB पर क्या एनालिसिस है आशीष? यहाँ पर इतने बड़े गेन्स नहीं देखने को मिलते जितने पहले मिलते थे। बिल्कुल हर्षदा, और ये ट्रेंड आप देखेंगे जो मिड कैप प्राइवेट बैंक्स है, चाहे वो DCB हो या दूसरे भी हम देखते हैं IDFC जैसे स्टॉक्स, जिनमें बीच में एक बड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिली। अब ये कहीं ना कहीं आपको ये टेलविंड इसमें नजर नहीं आ रही। एक तो सबसे बड़ी बात है कि डिपॉजिट की जो ग्रोथ का कंसर्न आया है, अब जब ये लार्ज कैप बैंक्स में जब हम ये कंसर्न देख रहे हैं कि लोन टू डिपॉजिट का जो रेशियो है वो कंपैरेटिवली काफी हायर साइड पे देखने को नजर आ रहा है और डिपॉजिट ग्रोथ हमें देखने को नजर नहीं आ रही है। खासतौर पे लार्ज कैप बैंक्स के अंदर भी जब इस तरह का स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस मिड कैप प्राइवेट बैंक्स के अंदर में इससे भी ज्यादा गहराया हुआ है। तो जहां पर पे आपकी डिपॉजिट ग्रोथ नहीं होगी और लोन टू डिपॉजिट रेशियो ऑलरेडी हायर है, तो आने वाले समय में जो लोन ग्रोथ का मोमेंटम है वो काफी लो रहेगा और जिसके चलते ये बैंक्स अभी कहीं ना कहीं एक फोकस से बाहर इस समय बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जब भी मार्केट BFSI स्पेस के अंदर में बड़ा बेट लेगा तो आप देखेंगे वहां पर पे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और SBI, इनमें मार्केट का पहला प्रेफरेंस बना रहेगा और शायद मुझे लगता है अभी भी काफी समय लगेगा मिड कैप प्राइवेट बैंक्स के अंदर में कोई बड़ी रैली को देखने के लिए। इस बीच DCB बैंक पर ये आशीष का व्यू 120-35 पर आके ट्रेड करता है। मीनवाइल जो 2 ट्रेड्स इस पैनल ने पिक किए उसमें से शिल्पा जी का SRF 2514 पे ट्रेड करता हुआ शानदार मूव डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। सुबह भी इस ट्रेड पे बात हुई थी और इस ट्रेड की खासियत क्या है ये समझ लीजिएगा कि ये स्पॉटिंग बहुत अच्छी जगह है और लगभग आप समझ लीजिए सितंबर 2022 से चली आ रही एक फॉलिंग चैनल के हाईएस्ट क्लस्टर को बार बार टेस्ट करता हुआ शानदार स्पॉटिंग थी और सिमेंस भी डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। और कुछ काउंटर्स लेके आइए जो कि आज अच्छा कर रहे हैं। सुबह पैनल में मुथूट फाइनेंस को आई थिंक जब सुबह हमने गोल्ड के प्राइसेस को ऑल टाइम हाई पे देखा था, एक ऑब्वियस अगर आप देखें ट्रेड था, मानस ने उसको ग्रैब किया। 1411 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पर। बट मानस, अब मैं
मुथूट फाइनेंस वाले ट्रेड की वाकई तारीफ करनी चाहिए, बहुत अच्छा ट्रेड था वो। एक तो गैप अप हुआ था, उसके बाद भी आपने उसको चेस किया। मन्नापुरम पे आपका टेक या फिर फेडरल बैंक पे वो टेक आपका, मतलब वो कंपनियां या फिर बैंक, वो एनबीएफसीज और बैंक जिनका गोल्ड कारोबार है, फेडरल बैंक पे आपका टेक मन्नापुरम फाइनेंस पे? थैंक यू वीरेन जी। तो देखिए, जितने बेहतरीन चार्ट मुथूट के हैं उतने बेहतरीन चार्ट ना मन्नापुरम के ना फेडरल बैंक के हैं। फेडरल बैंक पे एक रेजिस्टेंस है 151 रुपए पे, जब उसके ऊपर निकलेगा तभी फेडरल बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। और वैसे ही मुथूट फाइनेंस की अगर बात करिए तो 173 का स्तर क्रॉस कर जाने दें, उसके बाद आप मुथूट फाइनेंस में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपको 182 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 173 के ऊपर खरीदारी करेंगे मन्नापुरम में 169 के स्टॉप लॉस से 182 के टारगेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका मन्नापुरम फाइनेंस पे टेक है। मीनवाइल स्क्रीन पे चल क्या रहा है, स्क्रीन पे मोमेंटम किस में है? स्क्रीन पे मोमेंटम है इस वक्त मेटल्स में, जेएसपीएल में। प्रकाश सर की कॉल जरा लेके आइए एक बार। जेएसपीएल कितना हो गया? 820 डे हाई पर, शानदार मूव सर। आपकी कॉल डे हाई पर आके ट्रेड कर रही है। बीएचएल को पिक करते हैं 236.35। आपकी राय इस पर इस वक्त क्या होगी? आई मीन बीएचएल का जरा ओआई एडिशंस लेके आइए, ओआई एडिशंस को देखते हैं एक बार। प्रशांत, बीएचएल को कैसे अप्रोच करेंगे? 236, अब ये ऑलमोस्ट अपनी 13 मार्च की जो कैंडल थी उसके अधिकतर लॉसेस को पूरा कर चुका है। स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग क्लियरली विजिबल है। जतिन, आपका टेक क्या होगा, माफ कीजिएगा, बीएचएल पर? देखिए, अगर जो बीएचए का डेली चार्ट देखो तो सिमिलर एक स्ट्रक्चर है। रिसेंटली जो फॉल हुआ था अराउंड 20 वीक के आसपास आके फिर से उसने एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं 242 से 245 तक के अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है इसमें। जो फॉल हुआ तो 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर था, तो हमें टेक्निकली तो एक पुल बैक लग रहा है, अराउंड 61% के आसपास रिट्रेसमेंट लग रहा है। तो आई थिंक कल के ट्रेडिंग सेशन में बैन में था, इसके लिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं दिया था, लेकिन आज वो शायद बैन से बाहर आ गया है, इसके लिए फ्यूचर में भी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें लगता है कि अभी 245 248 तक का अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। ओके, तो भेल में 245 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये एक ट्रेड जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। 900 पॉइंट ऊपर बाय द वे मिड कैप इंडेक्स आपको दिखाई देगा। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स में वो जो नया डेटा हम दिखा सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी, किन स्टॉक्स में कुछ मुनाफा वसूली हो रही है, वो डेटा पॉइंट स्क्रीन पर लेकर आएंगे प्लीज़। जो सेक्टोरल हम गेनिंग स्टॉक्स और लूजिंग स्टॉक्स दिखा सकते हैं, वो मिड कैप में क्या हो रहा है उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे। जैसे अभी भेल का जिक्र हुआ था, ज़्यादातर सरकारी कंपनियां ही हैं और उसमें कुछ पीएफसी, आरईसी जैसे नाम भी उभर कर आएंगे। तो ये डेटा पॉइंट आपके सामने देखिए, पीएफसी, बीईएल जैसे ट्रेड, सीमेंस हमसे डिस्कस कर लिया। ये मिड कैप, निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स है। फॉर सम रीज़न बजाज फाइनेंस उसका हिस्सा है, पर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो पुल बैक पीएफसी, आरईसी में आया है, गावा जी, क्या टिक पाएंगे स्टॉक्स इस पुल बैक में, या फिर किसी खास लेवल के पार निकले तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ और तेजी की पोजीशंस ले सकते हैं? पावर फाइनेंस की बात कर रहे हैं? जी हाँ, पावर फाइनेंस और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस मुझे अच्छा लग रहा था सुबह से, क्योंकि ये गैप अप बोला है वो शॉर्ट स्क्वीज है। शॉर्ट स्क्वीज खत्म होगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आ सकती है, लेकिन ये शॉर्ट स्क्वीज नजर रहा है। 385 पे ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि 400 ये फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है। मुझे लगता है कि शायद ये जो मूव है कल और परसों तक चलना चाहिए। वो करीब 410 415 तक ले आ सकता है, स्टॉप होगा 370। आरईसी ने भी एग्जैक्टली सिमिलर मूव दिखाया था पावर फाइनेंस की तरह, यहाँ पर भी शॉर्ट स्क्वीज चल रहा है। इसका सेटअप थोड़ा बेहतर है, 450 पर ट्रेड कर रहा है, 470 480 ये पॉसिबल है, टॉप होगा 440। मुझे लगता है दोनों में ही शॉर्ट स्क्वीज है, अब शॉर्ट कवरिंग बढ़नी चाहिए। आज पीएसयूज में अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, नो डाउट अबाउट दैट। और आपको मैं इसका एक इंस्टेंस और दिखाता हूँ। आप जरा एक बार स्क्रीन पे बात करते करते मेरे कोल इंडिया भी अब डे हाई की जोन में आके ट्रेड करता हुआ 431। आशीष, कोल इंडिया आपकी प्रिफर्ड पिक्स में रहा था और लास्ट टाइम आपने इसको 16 फेब के जोन तक आते आते बहुत स्मार्टली चेज भी किया था। अब ये हमें हायर लेवल से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो 15% नीचे मिल रहा है 431 की ट्रेजेक्टरी में। आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे ऐड किया है क्या इसको? और
बिल्कुल ऐड किया है वीरू, और मेरा मानना ये है कि कोल इंडिया एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी है राइजिंग पावर डिमांड का, और जो पावर डिमांड आपकी 8-9% से कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और हमने देखा है कि जो पीक पावर डिमांड हमारी 250 गीगावाट के आसपास पिछले साल आई थी, आने वाले समय में यही पावर डिमांड हमारी 350 गीगावाट पर जाएगी, और तब हमारी बहुत बड़ी एक डिपेंडेंस कहीं ना कहीं थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स के अंदर भी आएगी, अपार्ट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। और इसलिए आप देखिए कोल कंटिन्यूसली बात कर रहा है कि हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को 800 मिलियन टन के ऊपर लेके जाएंगे। उसके लिए वो गैसिफिकेशन प्लांट डाल रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में बहुत सी चीजें इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये, और इसके बाद में ये स्टॉक हमको 4 से 5% की डिविडेंड यील्ड करंट लेवल्स पर दिखा रहा है। तो इतनी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी जो पावर में बन रही है, उसके साथ में एक स्टॉक आपको वैल्यू के टर्म्स में काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि वहां डिविडेंड यील्ड अच्छी है। और टेक्निकली मेरा ये मानना है कि गोल्ड का जो ब्रेकआउट हुआ था वो करीब करीब आप देख रहे हैं कि करीब करीब 2011-12 के बाद ही ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद की ये पहली डिप है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक ने 410 पे एक अच्छा बेस बनाया है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो आने वाले दिनों में 500 रुपए के स्तर आपको क्रॉस होते हुए नजर आएंगे कोल इंडिया के अंदर। भी तेजी, पीएफसी, आरईसी में भी तेजी, अक्रॉस द बोर्ड गेन्स देखने को मिले हैं। वैसे पावर स्टॉक्स में जो हाल का करेक्शन आया है, आज फिर एक पुल बैक अच्छा मौका है तेजी लेने का। ये 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन का मानना है। अनु ने इनफैक्ट एनटीपीसी के आगे टाटा पावर जैसे स्टॉक्स भी कहे कि वो उनके पसंदीदा शेयर है, और करेक्शन के बाद आरईसी, पीएफसी भी उनको पसंद आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 380 पे आपका टाटा पावर चल रहा है और करीब 320 पे एनटीपीसी चल रहा है। तो आई एम पिकिंग अप द टॉप एंड परफॉर्मर एंड द बॉटम एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेल। आरईसी पीएफसी जहां तक की सवाल है वो मोर एनबीएफसी साइड पे है, बट उसमें जो एक स्टेलर एक इंक्रीज आया था, उसके बाद जब मिड कैप में करेक्शन आया, तो आई थिंक उसमें मोर डर से लोगों ने एग्जिट मारा है रादर देन व्हाट इज द फंडामेंटल। आई थिंक अगर आप वो होल्ड कर रहे हैं स्टॉक, it's a great hold for another year and a half. You should reevaluate it every 3 months. But मेरे ख्याल से उस सेक्टर में भी बना रहना चाहिए। हमारा व्यू केपेक्स साइकिल पे, पावर पे कहीं पे भी बदला नहीं है। हाँ, ऐसे फॉल्स आएंगे, अगर आपके पास ये स्टॉक्स नहीं है तो अच्छा मौका देंगे जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो डिप्स शायद एक अच्छा मौका आपको मिला, एक बार मिला है इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने का। कुछ खरीदारी लौट रही है, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए इसी को आगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे स्टॉक को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसका पावर से ही कनेक्शन है। नेवली लिग्नाइट पीएसयू कंपनी है। सबसे ज़्यादा एक्शन यहाँ पर भी बनता दिखाई दिया था। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली जुड़ रहे हैं। प्रसन्ना जी, स्वागत है आपका। हाल ही में ये जो पावर कंपनियों में एक्शन बनता दिखाई दिया, तो सवाल यही है कि यहाँ से ये सिलसिला कितना और जोर दिखा सकता है। मैं आपकी डिटेल्स देख रही थी, हाल ही में आपने राजस्थान में एक जेवी साइन किया है थर्मल और रिन्यूएबल कैपेसिटी दोनों के लिए। टोटल कैपेक्स कितना लगेगा इसमें, कैसे फंड करने वाले हैं, क्या टाइमलाइन है, और ओवरऑल पावर जनरेशन में इसका कितना योगदान रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड? जैसे कि आप जानते हैं मैडम, हम नाइवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का एक थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में ऑलरेडी चल रहा है, बरसिंहसर थर्मल पावर स्टेशन, जहां पर लिग्नाइट माइनिंग भी होती है और पावर जनरेशन होता है, जिससे राजस्थान को चीपेस्ट पावर सप्लाई किया जाता है। तो और जैसे कि आप जानते हैं कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड 65 साल से लिग्नाइट पावर जनरेशन में है, और राजस्थान में लिग्नाइट रिसोर्सेस ज्यादा है, तो इसी को यूज करने के लिए राजस्थान के साथ जेवी बनाया जा रहा है, जिसमें 125 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट लगाया जाएगा। वहीं पर लिग्नाइट माइनिंग किया जाएगा और लिग्नाइट बेस्ड पावर जनरेशन किया जाएगा। और इसके लिए जो है अराउंड 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पर किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में क्योंकि सोलर पावर के लिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और एनएलसी कंट्री में ही 1000 मेगावाट ऐड करने वाला पहले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, तो इसी को आगे ले जाते हुए हम लोग वहां पर 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं, अराउंड 6000 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे। ये एक जेवी बनाया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक एनएलसी को होगा, और
और इसका जो फंडिंग है हम थर्मल पावर स्टेशन के लिए 70-30 एंड सोलर पावर प्लांट्स के लिए 80-20 के हिसाब से हमारा इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू किया जाएगा। तो ओवरऑल मैं एक ये समझना चाह रही हूँ प्रसन्ना जी, क्योंकि आप थर्मल में भी है, सोलर में भी है, रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा है? कितना रेवेन्यू आप FY25 में टारगेट करेंगे थर्मल से आएगा? सोलर में आप कितनी और कैपेसिटी बढ़ता देखेंगे? क्योंकि वहां पर लगातार अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो SJVN के हाथ लग रहे हैं, कुछ NHPC के, कुछ आपके। मैडम आज के दिन में हमारा NLC 6 गीगावाट का कंपनी है, जिसमें 1.4 गीगावाट रिन्यूएबल का है और बैलेंस कन्वेंशनल थर्मल कैपेसिटी है। तो हमारा जो एज ऑन डेट कैपेसिटी वाइज परसेंटेज है रिन्यूएबल का 24% है, लेकिन सोलर का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर कम रहता है, तो हमारा जो अराउंड थर्मल कैपेसिटी एंड रिन्यूएबल का अराउंड 85-15% का रेवेन्यू प्रपोर्शन है। और आगे जाके हम लोग ये रिन्यूएबल कैपेसिटी 1.4 गीगावाट से 6 गीगावाट पे ले जाना चाह रहे हैं 2030 तक। और ऑलरेडी 2 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है और अगले फाइनेंशियल ईयर में और नेक्स्ट 1.5 ईयर में ये 2 गीगावाट भी हमारा कैपेसिटी में जुड़ेगा, जिसके बाद हमारा रेवेन्यू शेयर सोलर रिन्यूएबल से अराउंड 20-25% तक बढ़ेगा। ओके प्रसन्ना जी, जैसा कि जेवी आपने ये राजस्थान गवर्नमेंट के साथ किया, निकट भविष्य में इन नेक्स्ट 6 to months to 8 month और माइट बी इन ईयर, और किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपकी बात चल रही है जिसके मतलब मेरे टॉक्स में आप मतलब कह सके कि हाँ इन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हमारा ये जेवी हो सकता है? जैसे कि आप जानते हैं हम लोग ऑलरेडी एक MOU साइन कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ 1000 मेगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी असम में लगाने का। उसी का जो है जेवी फॉर्मेशन का प्रक्रिया चल रही है और लैंड आइडेंटिफिकेशन और उसका ड्यू डिलिजेंस का एक्टिविटी भी चल रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम लोग उसमें भी जो है 1000 मेगावाट का जो कैपेसिटी है उसमें ऐड करने का प्रोजेक्ट इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, मैं इनफैक्ट आपकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बाय ईयर एंड आई थिंक 30 आप लोगों ने 30 गीगावाट का टारगेट रखा है ना। अभी अगले 2 साल में आपके इस एक्सपेंशन में कितनी आई थिंक रकम आवंटित की जाएगी? एक्सपेंशन प्लान्स में आप कितना एग्जैक्टली फंड्स इन्फ्यूज करेंगे? और बाय द एंड ऑफ 25 आपकी जो पूरी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी वो दोनों ही सेगमेंट्स में कितनी होगी? ओके, मेरे ख्याल से अभी प्रसन्ना जी का जो ऑडियो है वो मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, इसको एक बार फिर से पैच करने की कोशिश करेंगे, फिर बात करेंगे उनसे। मीनवाइल निवेलियर लिग्नाइट को लेकर आइए स्क्रीन पे, इस पर एक बार NLC पर टेक लेते हैं और 212 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, बट मीनवाइल इसमें एक डिप आया था, याद रखिएगा। इसमें भी जो मिड कैप स्मॉल कैप में पेन था उसका इम्पैक्ट यहाँ भी था। NLC आशीष चतुर्मोदा जी, NLC पे आपका व्यू 212 पे? वीरेंद्र, तो इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा एक डिस्क्लोजर रहेगा कि इसको हमने पहले आपके चैनल पे भी रिकमेंड किया था और तब हमने इसके अंदर हमारे पोर्टफोलियो में भी हमने इसको जगह दी थी और एक अच्छी अपसाइड हमें स्टॉक में देखने को मिली थी और अराउंड 40-50% की एक अपसाइड 200 से स्टॉक 300 रुपए जब हुआ तब हमने इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग की और अभी हम थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच में है। खास तौर पे जो छोटी पावर की जो कंपनीज है उनके बजाय अभी हमारा जो फोकस है वो टिपिकली लार्ज कैप पावर कंपनीज के अंदर में, जैसे कि NTPC, कोल इंडिया, टाटा पावर, ये जो स्टॉक्स हैं वो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं इस समय पे। तो हमारा जो फोकस है अभी वहां है। जहां तक कि NTPC की बात है, NLC इंडिया की बात है, तो टेक्निकल्स में अगर से मैं देखूं तो स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बेस अब 200 रुपए पे बना चुका है, बट मुझे लगता है स्टॉक कहीं ना कहीं अभी एक रेंज बाउंड रहेगा, 230 तक जा सकता है, पर 230 पे वापस एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकता है। ओके, NLC पे ये प्राइस आउटलुक ले रहा था मैं यहाँ पे। आशीष ने, चंदन ने कई बार इसको रिकमेंड भी किया है। मेरे ख्याल से मिस्टर प्रसन्ना हमारे साथ फिर मौजूद हैं। सर, मैं बात कर रहा था सर कि FY25 के
अंत तक आते आते एग्जैक्टली आपकी दोनों ही सेगमेंट्स में जो इंस्टॉल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, और अगले 2 साल में आप एक्सपेंशंस पे कितना बजट एलोकेट करेंगे, और थोड़ा सा सर ये भी कि जो मर्चेंट टैरिफ्स हैं वो उसका ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है आपको, एग्जैक्टली अभी कैसे हैं और आगे आने वाले 6 महीने में इसका ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है आपको? नहीं, जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारा 6 गीगावाट का कंपनी है और हम इसको जो है 17 गीगावाट तक ले जाना चाह रहा है, जिसमें 6 गीगावाट रिन्यूएबल होगा और 11 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी होगा। तो अगर आप 24-25 का बात करेंगे, 24-25 में हमारा थर्मल कैपेसिटी जो कमीशन होगा वो 2 गीगावाट है, जो गट्टमपुर में हम करेंगे, और रिन्यूएबल में हमारा जो है 300 मेगावाट का गुजरात में और 150 मेगावाट गुजरात और राजस्थान में हाइब्रिड, टोटल अराउंड 500 मेगावाट का हमारा जो है 2024-25 में एडिशन होगा। तो टोटल कुल मिला के 24-25 में अराउंड 2500 मेगावाट का हमारा कैपेसिटी एडिशन होगा और अराउंड 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ। मिस्टर प्रसन्ना, हाल ही में करीब ओएफएस आया था तो सरकार ने अपना कुछ स्टेक ऑफलोड किया, कुछ और बिकवाली आ सकती है क्या सरकार की तरफ से, कुछ और का वो स्टेक ऑफलोड करना चाहेंगे? मैडम एक्चुअली जो सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन है, जिसमें मिनिमम पब्लिक होल्डिंग का जो 25% का रेगुलेशन है, उसको करने के लिए शायद ये किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके और इन्वेस्टमेंट होगा, ओनली वो सेबी का एलओडीआर कंप्लायंस के लिए इसको किया गया है। वो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट होगा। 75% पर आ गई सरकार की हिस्सेदारी, राइट? यस मैडम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक टू यू सर। FY25 के लिए एम्बिशियस टारगेट्स और ऑफ कोर्स ओवरऑल एनवायरनमेंट इन कंपनियों के लिए बेहतर होता हुआ वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पावर सेक्टर वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं एनएलसी कहां पर ट्रेड कर रहा है। जतिन, कोई ट्रेड चार्ट्स पर आपको जम रहा है क्या एनएलसी के केस में? 212 पर है स्टॉक। देखिए एनएलसी का अगर जो मैं चार्ट देखूं तो 20 वीक के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर जो मैं एक चांस लेना चाहूंगा तो 203 का एक स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें लॉन्ग जाने की ट्राई करूंगा। जो अपसाइड में मेरे टारगेट्स रहेंगे वो अराउंड 225 से 230 के रहेंगे। 235 तक जाने की क्षमता इधर इस स्टॉक में है। एक दो ट्रेड्स आपको दिखाते हैं। हम जो केमिकल कंपनियों का जिक्र हल्का सा कर रहे थे, उसमें आप वीरो वैसे यूपीएल भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार बिकवाली के दबाव जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में आया, उसके बाद एक मामूली सा पुल, मामूली ही कहूंगी क्योंकि सिर्फ 0.2% के ही गेन्स आते दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी पीछे नहीं है। एसआरएफ पर हमने बाय कॉल सुन लिया है शिल्पा की तरफ से। हम वैसे यूपीएल का स्क्रीन पे मूव देख रहे हैं। मेगमनी ऑर्गेनिक्स के मैनेजमेंट से नीरज जी कुछ देर पहले ही बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी मेंशन किया कि देखिए FY25 का सेकंड क्वार्टर बेहतर रहेगा, उससे पहले टर्न अराउंड नहीं आएगा। क्या अभी से सवाल है कि वो लेवल्स अब मार्केट भी एंटिसिपेट करने लगा है? आशीष चतुर्मोता, केमिकल स्पेस को आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, कई कंपनियों में अच्छे पैसे आपके बने हैं, आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? एग्रोकेमिकल में क्राइसिस है जो शायद एक्सटेंड होगी टिल Q2 FY25। कुछ कंपनियां कह रही हैं FY26 का साल ज्यादा बेहतर रहेगा। प्री पोजिशनिंग होगी या फिर रहने दे, जब नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो तभी उतरे? बिल्कुल, तो हर्षिता देखिए ये चर्चा पहले भी हमने की और इस पे हमारा यही व्यू रहा कि केमिकल कंपनीज में अभी जो टाइम है वो थोड़ा सा समय लगेगा। आने वाले एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर होंगे जहां पर पे नंबर के आने में थोड़ी डिले होगी और ये मल्टीपल्स ऑलरेडी काफी ऊपर थे। अब जो एक जहां पर पे हमने डी रेटिंग देखी, बट इसमें भी हमने कहा था कि एक एक्सेप्शन है जिन स्टॉक्स को हम बहुत पॉजिटिव नजर से देखते हैं, उसमें था एसआरएफ, दूसरा था गुजरात फ्लोरो और तीसरा था दीपक नाइट्राइट। इन 3 स्टॉक्स पे हमारी काफी एक नजर थी और इसमें से भी अब हमारा एक डिस्क्लोजर है कि हमने एसआरएफ के अंदर में पोजीशन लेना शुरू किए हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में। बाकी 2 स्टॉक पे अभी नहीं है, बट एसआरएफ पे हमने पोजीशन लेना शुरू किए क्योंकि एसआरएफ में 2 बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। एक तो स्पेशलिटी केमिकल का और दूसरा जो रेफ गैस का बिजनेस है वहां पर पे थोड़े
इंप्रूवमेंट की संभावना अब नजर आना शुरू हो रही है ग्राउंड पे, और वो मुझे लगता है कि डी स्टॉकिंग जो का एक ट्रेंड बन रहा है वो एसआरएफ के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, एसआरएफ के अंदर का जो केपेक्स साइकिल, तो जितना पूरा स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज पुट टुगेदर केपेक्स करने वाली है, उतना अकेला एसआरएफ आने वाले समय में 3 से 5 सालों में केपेक्स का प्लान कर रहा है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट केपेक्स एडिशन एसआरएफ के अंदर में हो रहा है, और हमें लगता है कि जो एसेट टर्नओवर रेशियो होता है, यानी केपेक्स के ऊपर कितना टॉप लाइन आ सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि एसआरएफ एक बढ़िया पिक मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो सकती है, और इसी के चलते हमने एसआरएफ के अंदर में थोड़ी पोजीशनिंग ली है। टेक्निकली भी देखें तो 2400 पे एक बहुत अच्छा बेस बना है, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक अभी इस लेवल को होल्ड करता है तो आने वाले दिनों में 3000 रुपए तक की अपसाइड एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, एसआरएफ लीडर। मीनवाइल कमिंस को देखिए, कमिंस पे हम बात कर रहे थे, कमिंस ने क्या मूव दिया। आई मीन 60 की ट्रेजेक्टरी में था कमिंस, और करीब करीब 90 की ट्रेजेक्टरी में हो गया। 2860 पे था जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 2890 तक का स्विंग देखा। नाइस। चलिए, अब प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, भले ही इंडेक्स अब 2 बजे एक ट्रेजेक्टरी में आके थम गया हो, एक रेंज में आके थम गया हो, ऑप्शन राइटर्स के चैनल के बीच में इस वक्त फंसा हुआ है, बट स्टॉक्स पे मूव अच्छा आ रहा है। पावर में, कैपिटल गुड्स में, आपका व्यू इस वक्त क्या चीज़ करना चाहेंगे आप? वीरू जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे वीरू जी मुझे एबी भी काफी अच्छा लग रहा है। ये 5840 का एक जो लेवल था इसका, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 5780, 5780 से लेके 5790, यानी जस्ट 5800 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और लॉन्ग जाना चाहिए। टारगेट हम रखेंगे यहाँ से करीबन 5980 से लेके 6000 का। में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है, तो पावर प्ले अगर आज बाजार को मिला है वो पावर स्टॉक से ही मिलता हुआ दिखाई दिया, और पावर स्टॉक्स की एंसिलरी कंपनियों से। चलिए, अब बात करते हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, और आज एवेन्यू सुपरमार्ट पर नजरें गई हैं। काफी दिनों बाद दरअसल एक रिपोर्ट यहाँ पर उभर कर आई है। स्टॉक एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर। लास्ट जब हमने देखा था 2-2.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए थे। एक महीने में धीरे धीरे करके स्टॉक में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आया है, लेकिन याद रखिएगा पिछले 1 साल में थोड़ा सा लैकलस्टर ये स्टॉक रहा है। इतनी तेजी का ये हिस्सा नहीं बना जितना बाकी पूरा बाजार भागा है। तो ऐसे में अब ब्रोकरेजेस को क्या अच्छा लगने लगा है और क्या टारगेट्स आए हैं। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, सुमित हमारे साथ है। सुमित, बताइए सीएलएसए को ये क्यों पसंद आ रहा है शेयर? तो एवेन्यू सुपरमार्ट करीब 5107 रुपए के टारगेट्स के लिए, मतलब मैं बहुत देर तक समझता रहा 5107 क्यों, 5160 हो सकता था, 5100 हो सकता था, लेकिन 5107, हाँ 5100 रुपए के टारगेट, 5107 रुपए के टारगेट के लिए बाय साइड पे रेटिंग है एवेन्यू सुपरमार्ट में सीएलएसए की तरफ से। और उन्होंने बात की कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़, बहुत बड़ी जो मार्केट है वो कंपनी के लिए खुली हुई है। 50,000 करोड़ डॉलर का जो मार्केट है वो खुला हुआ है, रिटेल मार्केट, और इसमें कंपनी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ तलाश सकती है आने वाले समय में। ये सबको पता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी सबसे कम है इस पूरे सेक्टर में। ओन्ड स्टोर्स हैं तो रेंटल कॉस्ट नहीं है इनके ऊपर ज़्यादा, तो इस वजह से भी इनकी लागत कम है, तो वो कंपनी के मार्जिन को ऑलरेडी सपोर्ट करती है, और इसीलिए इनको प्रोडक्ट भी सस्ते पड़ते हैं और अच्छी सोर्सिंग भी है, तो वो शायद आगे भी इनको फ़ायदा देते हुए दिखाई पड़ेगा। 5% से कम ये 50,000 करोड़ डॉलर का जो बाजार था वो ऑर्गेनाइज है, इसीलिए इस मार्केट में एक बड़ी पॉसिबिलिटी के लिए डीमार्ट तैयार है। FY 34 तक 3 गुना डीमार्ट के स्टोर्स बढ़ने की बातचीत उन्होंने की है, क्योंकि ये स्लो है अपनी ग्रोथ में ओन स्टोर होने की वजह से, इसीलिए वो धीरे धीरे और बढ़िया एक्सपेंशन आते हुए देखेंगे। और जैसे जैसे वेस्टर्न और सदर्न वेस्टर्न एरिया से एक्सपैंड करना शुरू कर रहे हैं, तो ये अभी धीरे धीरे नॉर्थ और बाकी एरियाज़ में एक्सपैंड करेंगे, वो कंपनी के लिए अच्छी ग्रोथ बनेगा। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर को उन्होंने आधार माना, और जिसके दम पर यहाँ पर एक बाय रेटिंग आई है, और 5107 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है। 5107 का टारगेट, और काफी दिनों बाद इस पर नजरें गई हैं। आशीष, आपके रेडार पर है आजकल एवेन्यू सुपरमार्ट? बिल्कुल है अर्चिता, और बहुत ही बढ़िया बेस बिल्डिंग जिसको कहते हैं वो स्टॉक ने लॉन्ग टर्म के सभी पैरामीटर्स पे कर चुका है। और मेरा मानना है कि ये जो
टारगेट इस रिपोर्ट में आए हैं ये जरूर से अचीव होते हुए मुझे भी नजर आते हैं। मुझे लगता है कि एक तो आप देखेंगे कि ये बिजनेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है और जो यहाँ पर पे कॉस्ट को कंट्रोल ना कर पाए और प्राइसिंग को बाकी लोगों से बेटर ना कर पाए तो ये बिजनेस चला पाना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट काम है। और इसमें एवेन्यू ने हमेशा काफी लीड ली है। साथ ही साथ जो डीमार्ट रेडी का जो बिजनेस है वहां पे भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो हम देख रहे हैं कि जो कपड़ों के अंदर में भी रिटेलिंग का बिजनेस ये कर रहे हैं वो भी काफी अच्छा इसके अंदर में सॉर्टिंग हमें देखने को नजर आई है। तो ये सबको देखते हुए मुझे भी लगता है एक लंबे समय के बाद स्टॉक में बेस बना है और आने वाले समय में 5000 के स्तर डीमार्ट के स्टॉक में क्रॉस होते हुए नजर आ सकते हैं। बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको भी दिख रही है। हम एक्चुअली बेस बिल्डिंग हुई है, आराम से चला है, बीच में तो इसने कुछ किया भी नहीं, लेकिन अब देखते हैं यहाँ से कुछ मोमेंटम आता है या नहीं। सुमित, इनफैक्ट बीएसई पर भी इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है। ये भी दूसरा शांत शेयर है, बहुत समय से शांत है। हाल डीमार्ट जितना नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत समय से शांत दिखाई पड़ रहा है। तो बीएसई पे एक इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है। दरअसल ये बीएसई पे आई है, लेकिन पूरे सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट हो गया। सीडीएसएल हुआ, प्रोटीन हुआ या बाकी कंपनियां हुई, उन सब पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट आया है। तो बीएसई की इस रिपोर्ट में उन्होंने एक अपग्रेड किया है। पहले तो बाय साइड पर टारगेट को 2800 रुपये रखा है और उनका ये मानना है कि जैसे जैसे डेरिवेटिव वॉल्यूम्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो बैंकेक्स और सेंसेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी वॉल्यूम पिकअप होना शुरू हो गया और वो वॉल्यूम पिकअप कंपनी को अच्छे रेवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड दे सकता है। ऑप्शन मार्केट के अंदर करीब करीब 3 गुना के आसपास के उछाल की बातचीत की ऑन क्यू बेसिस पे देखने को मिली है। लो बेस का इफेक्ट भी कह लिया, लेकिन अदरवाइज एक अच्छा नंबर आया है। और मार्केट शेयर जिस तरह से बढ़ा है, 4.5% का छोटा मार्केट शेयर था, वो बढ़ के अब 14-15% के आसपास पहुंच गया है। और बैंकेक्स प्रोडक्ट में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो शायद और बढ़ने का अनुमान गोइंग फॉरवर्ड लगाया जा सकता है। क्लियरिंग चार्जेस थोड़े से एनएससी के और बीएससी के बीच में जो अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं वो भी एक कंपनी के लिए टेलविंड के तौर पे कामकाज करेगा। 30% के आसपास ही क्लियरिंग चार्जेस में कमी आई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, वो कंपनी को बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। और अनुमान लगाया जा रहा है कि Q4 के नंबर थोड़े अच्छे रहेंगे। इसीलिए इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट का इम्पैक्ट है 11% ऊपर अब स्टॉक कामकाज कर रहा है। शुक्रिया सुमित, एक बार फिर से इन सारे सेगमेंट्स पर, इन स्टॉक्स पे जो आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थे उनका उल्लेख करने के लिए। तो आशीष चतुर्मोदा जी, देख रहे हैं आप कंपनियों के फंडामेंटल्स इंप्रूव कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, ये भी एक अलग ही कहानी है बीएससी के लिए। आपका व्यू, हालांकि बीएससी में जो हमने पोस्ट आई थिंक कोविड जो मूव देखा उसके बाद शायद इन टर्म्स ऑफ प्राइस और प्राइस टच जो हम देख चुके हैं, आई मीन जून 2023 में इसका प्राइस था 500, नाउ इट्स 2500 ऑलमोस्ट। अभी आपको ऊपर की तरफ कितना स्कोप नजर आता है इसमें पैसा कमाने का, और आपका व्यू? बिल्कुल, तो पहले एक डिस्क्लोजर, वीरेंद्र की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में है, ये भी है, और फाइनेंशियल सेविंग्स में हमने सीडीएसएल को भी एक जगह देखे रखी है पोर्टफोलियो में। और हमें लगता है कि बीएससी काफी अच्छा करेगा। और देखिए धीरे धीरे इन्होंने डेरिवेटिव्स के अंदर जो इनका एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बिजनेस था, वो उसको धीरे धीरे अब ये बिजनेस काफी ग्रो कर रहे हैं। और टिपिकली स्मॉल एंड मिड कैप की जो रैली आई है उसका भी एक बड़ा बेनिफिट बीएससी को मिलता है। स्टार एमएफ करके इनका एक प्लेटफॉर्म है जहां पर पे एमएफ्स की म्यूचुअल फंड का एक प्लेटफॉर्म है, वो भी काफी एक अच्छा अट्रैक्टिव बिजनेस है। और साथ ही साथ बीएससी के अंदर में सीडीएसएल का स्टेक है और उसका भी एक बेनिफिट बीएससी के स्टॉक को देखने को मिलता है। दूसरी चीज है डायनामिक के तौर पे देखिए कि एनएससी जो है वो लिस्टेड नहीं है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर इस पूरे स्पेस को प्ले करना चाहते हैं और जो अनलिस्टेड स्पेस में काम नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं जो फंड्स, उनके लिए भी एक नेचुरल एक्सपोजर है लेना बीएससी के लिए। तो एनएससी को जो नहीं ले पा रहे हैं वो प्ले बीएससी के थ्रू चल रहा है, तो उसकी वजह से भी आप देखें काफी बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक के अंदर आता है। तो हम लोग भी ये देख रहे हैं कि 2800 से 3000 तक की एक अपसाइड बीएससी के स्टॉक में हमें देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। बीएससी पर ये व्यू था, डे हाइपरटेट करता हुआ। इस बीच हम एक काम चार का चौका ले लेते हैं। यहाँ पे सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से, एफएनओ सुपरस्टार चार प्रशांत जी के सौजन्य से आएगा, मानस के सौजन्य से, माफ कीजिएगा। चार का चमत्कार प्रशांत जी बताएंगे आज, और मिड कैप फंड आज आशीष चतुर्मोता जी के सौजन्य से आएगा। शिल्पा जी, आज का आपका सस्ता ऑप्शन बताइए, क्या पिक कर रही हैं आप?
वीरेंद्र जी, मेरा रहेगा गोदरेज सीपी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे है। अगेन 1220 के ऊपर है, यहाँ से मुझे लगता है 1280 1300 के लेवल्स तक जाना चाहिए। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन रफली 1240 का ही आप ले सकते हैं, जो रफली 12 साढ़े 12 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 7 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट 19 का रहेगा, उसके ऊपर मुझे लगता है 24 भी आपको इसी सीरीज़ में आने चाहिए। ओके, शिल्पा जी का ट्रेड गोदरेज कंज्यूमर 1234 पे, इसका ऑप्शन अगर आप देखें 1240 का आपको लेना है। चलते हैं अब मानस जी के पास आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मदरसन पे संवर्धन मदरसन पे ध्यान रखिए, क्योंकि स्टॉक ने हाई टॉप साइड बटन का कंफर्मेशन दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो 20 डे मूविंग एवरेज थे उसको स्टॉक ने ब्रीच किए हैं, वहां पर वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं। तो मदरसन के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 114 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 114 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 120 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 115 वाला 2 रुपए 10 पैसे 15 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 1 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 4 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी संवर्धन मदरसन में। अगला ट्रेड प्रशांत देंगे, चार्ट का चमत्कार। प्रशांत, क्या रहेगा ये? तो हर्षा जी, यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज में एक स्प्रिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, एक अच्छे स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट आ रहा है और प्राइस ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द डे हाई ट्रेड कर रही है इस वक्त। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बाइंग करनी चाहिए। 3715 3715 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 3875 3875 ये मेरा टारगेट होगा। इंडस्ट्रीज 3875 के लिए मौका तेजी का यहाँ पर दिख रहा है, चमत्कार को चाहता हुआ। अब मिड कैप फंडा, आशीष जी बताइए। जी, तो हर्षदा देखिए, मैं डिफेंस स्पेस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड एक स्टॉक है जो हमें काफ़ी पसंद है और डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि आप देखिए, पिछले 5 महीनों से स्टॉक कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, और पिछले 2 हफ्तों में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटी है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू लास्ट 5 से 6 महीने के डेटा के सामने। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक अच्छा खासा लॉन्ग एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ है। टेक्निकली आप देखेंगे तो 850 पे 840 पे एक अच्छा बेस बना है और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक 1100 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री ऊपर में दिखा सकता है। अब जहां तक के बिजनेस फंडामेंटल्स की बात है तो आप देखेंगे कि शिप बिल्डिंग के अंदर में इंडिया का मार्केट शेयर मात्र 1% है और उसके अंदर में भी कोचिन शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब 1,10,000 डेड वेट टन्स के ऊपर है, जो कि सबसे बड़ी कैपेसिटी है। और हमें जो लगता है कि कमर्शियल सेगमेंट के अंदर में इलेक्ट्रिक वेसल्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी आएगी। यूरोप में करीब 2500 ऐसे वेसल्स हैं जिनको ग्रीन वेसल्स में कन्वर्ट करने की बात, कैसे रिप्लेस करने की बात चल रही है, और वहां पर मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड को एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में आएगी। और आप देखेंगे ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो करीब 10 टाइम्स का है, यानी कि कंपनी की जो टॉप लाइन है अगर से वो 2200 करोड़ के आसपास है, तो वहीं ऑर्डर बुक हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हमें देखने को नजर आ रही है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है लॉन्ग टर्म टेलविंड है और जिसके चलते हमें लगता है कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छी खासी अपसाइड करंट लेवल से भी देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कोचिन शिपयार्ड में। चलिए, सारे ट्रेड्स में एक बार दोहरा देती हूँ। सस्ता ऑप्शन के साथ शुरुआत की है आज हमने। शिल्पा के ट्रेड लेकर गोदरेज कंज्यूमर 1240 का कॉल लेकर जाना है। 19 और फिर 24 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और ये स्टॉप लॉस लगेगा 7 रुपए पर। एफएनओ सुपरस्टार है, मानस ने दिया संवर्धन मदरसन में 120 का टारगेट और 114 का स्टॉप लॉस है। फिर आया प्रशांत की तरफ से पीआई इंडस्ट्रीज पर बाय कॉल, जहां टारगेट 3875 का दिया जा रहा है। 3715 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे और साथ ही साथ कोची शिपयार्ड 1100 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का आप लें। यहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी की चाल बनती हुई दिखाई देगी। ये है 4 का चौका। 1-2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और क्योंकि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जीमेंस डिस्कस किया, एक बार LNT स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ये स्टॉक भी दरअसल थोड़े से फ्लेवर में आता हुआ, और LNT, रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी तरफ से आज सुबह से मार्केट को सपोर्ट मिला हुआ है। गावा जी, LNT पर क्या पर्सपेक्टिव रहेगा? 3576 पर ये जो अपने डे हाई के करीब फिर से जाने की कोशिश कर रहा है, तेजी की पोजीशंस आप इन लेवल्स पर लेंगे? बिल्कुल, ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है मेरे क्लाइंट्स को। ये डिस्क्लोजर है, अपमूव ऑन है LNT का। बहुत ही अच्छा सपोर्ट करीब 3500 के आसपास था और आज अच्छा अपमूव मिला है।
अभी जो 3600 ये पार करना है, और ऐसा कुछ होता तो 3650 3700 आते दिनों में देखेंगे। स्ट्रक्चरली लगता है एलएनटी में स्ट्रेंथ है, तो आई थिंक इट्स अ बाय एलएनटी। बाई साइड का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट नीरज जी ने अभी फॉरवर्ड की, उसका फ्लैश भी आएगा कि जिंदल पॉली फिल्म्स, जो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, इसके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी के खिलाफ एक क्लास एक्शन सूट फाइल किया है। अब वो क्लास एक्शन फाइल जो सूट है उसमें बेसिकली मैनेजमेंट पर आरोप है कि मिसमैनेज किया जा रहा है कंपनी को। कई सारे लॉसेस कंपनी जो दिखा रही है वो बेसिकली प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स के मिसमैनेजमेंट के चलते हैं। एनसीएलटी ये मामला पहुंच रहा है और अप्रैल 9 को सुनवाई है। स्टॉक ऊपरी लेवल से करेक्ट होने लगा, 1-1.5% ऊपर था लेकिन फिसला। आशीष, कुछ इंसाइट है क्या यहाँ पर, क्या हो रहा है? नहीं अर्चिता, मैं इस स्टॉक को क्लोजली ट्रैक नहीं करता, तो मैं अवॉइड करूंगा इसको। ये लेकिन मुझे थोड़ी सी दिलचस्प लगी खबर। अभी अभी आई थिंक इसके डिटेल्स धीरे धीरे करके आएंगे, कोशिश करेंगे इस पे और कुछ जानकारी निकालने की। मैं इनफैक्ट देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कंपनी ने डिलीवर क्या किया है सेल्स एक्सेट्रा के लिहाज से। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट तो था लेकिन बेसिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स संतुष्ट नहीं है जिस तरह से बिजनेस को मैनेज किया जा रहा है, और शायद बेहतर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को लगता है कर पाएगी कंपनी। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी अभी अपडेट आया। चलिए थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं। आजकल हमारा ऑफ कोर्स नजरें आने वाले चुनाव पर भी रहती है, जहां पर एक तरफ सभी लोग अब डट गए हैं, नेता हो, मंत्री हो, चुनाव प्रसार को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे अधिकारी नई सरकार के लिए 100 डे का एजेंडा बनाने में भी लगे हैं। सीएनबीसी आवाज के हाथ अब कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी लग रही है जिसके मुताबिक इस महीने के आखिर तक सभी सचिवों को अपने अपने मंत्रालय का एजेंडा कैबिनेट सचिव को सौंपना होगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी बताइए, 100 डे एजेंडा में किस तरह की तैयारी अब सरकार कर रही है? देखिए, दरअसल होता क्या है कि इलेक्शन के टाइम में जब मंत्री या नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं तो उनके जो अधिकारी या सचिव होते हैं वो भी कुछ छुट्टी या फिर बाकी चीज़ों में रहते हैं, कुछ थोड़ा सा आराम की मुद्रा में रहते हैं। लेकिन इस बार अलग हो रहा है और चुनाव प्रचार में नेता व्यस्त हैं तो इधर अधिकारी 100 दिन का एजेंडा बनाने में व्यस्त हैं। जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक अलग अलग जितने भी सचिव हैं, 70 से ज़्यादा सचिव हैं भारत सरकार के, उनको अलग अलग 10 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक फाइनेंस का ग्रुप है, एक एनर्जी का ग्रुप है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रुप है, एक पर्यावरण का ग्रुप है। ऐसे 10 अलग अलग ग्रुप हैं और हर ग्रुप को अपना 100 दिन का एजेंडा देना है कि नई सरकार आते ही अगले 100 दिन में क्या किया जाना है। तो हर ग्रुप अपने इस एजेंडे को अंतिम रूप दे रहा है। लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है और इस महीने के आखिर तक इस एजेंडा को सौंपना है कैबिनेट सचिव को, और कैबिनेट सचिव को इस एजेंडा को सौंपने के बाद फिर कैबिनेट सचिव इसकी समीक्षा करेंगे और फिर इसको अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि जैसे ही नई सरकार बने वो 100 डेज एजेंडा पर काम शुरू हो सके। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको नई सरकार के तरफ से जो बजट पेश किया जाएगा उसमें भी देखने को मिलेगा। और ये इस एजेंडा का मुख्य फोकस कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहने वाला है, निवेश बढ़ाने पर जोर रहेगा और जो कई सारे प्रस्ताव थे जो अब तक मंजूरी नहीं मिल पाए थे उनको मंजूरी दिया जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। 70 अधिकारियों को आदेश ये है कि आप जब तक हम चुनाव प्रक्रिया में रहें आप कार्य सुचारू रूप से करते रहें। अभी आपने एक दिन लक्ष्मण जी बीजेपी के एजेंडा क्या होगा, बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या होगा ये बताया था। आपने पीएम मोदी को सुना, अभी समारोह में भी कल सुना। जो 2024 के बाद जो उनके एजेंडा हैं, जो उनकी प्राथमिकता है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? इस एजेंडा में रहने क्या क्या वाला है, किस किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाएंगी जब ये लिस्ट फाइनली जो सचिव प्रस्तुत करेंगे उसके बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात जो एक्शनेबल पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको निवेश बढ़ाने के लिए जो अलग अलग स्कीम सरकार चला रही है उसका दायरा बढ़ा सकती है। कुछ नए सेक्टर में पीएलआई स्कीम का लाया जाना, मौजूदा पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाया जाना, ये एक फोकस रहेगा। दूसरा, जो बाजार के लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि सरकार सुस्त पड़ी हुई है विनिवेश के मोर्चे पर, तो विनिवेश के मोर्चे पर आप देखें कि अचानक से रफ्तार वहाँ बढ़ती हुई दिखेगी। जिन सारे सरकारी कंपनियों में अब तक हलचल बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है लेकिन
लेकिन विनिवेश का सैद्धांतिक फैसला हो चुका है, उस पर आगे बढ़ते हुए दिखेगी सरकार, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, तो एक यहाँ बड़ी हलचल आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को लेकर के है, तो यहाँ भी सरकार बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है ताकि बड़े पैमाने पर निवेश यहाँ पर आए। एक जो फोकस एरिया होगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए पोर्ट को खोला जाना, पोर्ट की क्षमता बढ़ाया जाना सरकार के एजेंडे पर है, जो 100 दिन के एजेंडा में प्रमुखता से दिख सकता है। नई ट्रेनें, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन जैसे खोलना, ये भी सरकार के 100 दिन के एजेंडे में शामिल हो सकता है। तो बहुत सारे एक्शनेबल पॉइंट हैं जो आपको 100 दिन के एजेंडे में होगा, और जैसा कि मैंने कहा, इसका एक बड़ा हिस्सा आपको बजट में भी देखने को मिल सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। लेकिन लक्ष्मण जी को एक बार फुल फ्रेम में आप देखेंगे तो सोमवार की तैयारी इनकी आज ही हो गई है वीरू। ये लक्ष्मण जी प्लीज वीरू को भी ऐसी रंग बिरंगी प्लीज टाई दीजिए, मैं इनकी ग्रे ब्लू ब्लैक टाई से परेशान हूँ। मेरे को 5 टाई लक्ष्मण जी ने दी है। कई बार आज मैंने, हाँ, और मैंने अपनी टाई उनको दी थी जो पहनते नहीं है दरअसल। तो ये होली की तैयारी है क्या? मैंने 5 टाई। लक्ष्मण जी कहाँ होली पे आएंगे दफ्तर, लक्ष्मण जी बाहर रहेंगे। नहीं, होली की तैयारी नहीं है दरअसल, ये टाई पहने कम से कम अपने आप को यंग दिखने की कोशिश करता रहता हूँ वीरू जी से टक्कर लेने के लिए। लो इनसे टाई बड़ी अच्छी लग रही है, आई रियली लाइक इट लक्ष्मण जी, वेरी थैंक यू। नहीं, लक्ष्मण जी टाई का पिटारा एक ही है हर्षदा, बस यहीं पे कुछ दूर में वो पिटारा रखा है। मुझे पर लग रहा है हाँ, हो सकता है। हाँ, मैं ये अच्छी लग ये रही प्रिंट पहनता नहीं हूँ। हाँ, हाँ। चलिए लक्ष्मण जी कोई बात नहीं, अब हर्षदा ने कहा लक्ष्मण जी थोड़ा सा आप इंस्पायर कीजिए वीरू को कि वो भी कुछ ऐसे कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करे। बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो काफी ज्यादा काम होता रहेगा और काफी ज्यादा अपडेट्स आगे भी आएंगे, जिस तरह का वो 100 डे एजेंडा दरअसल सरकार तय कर रही है। इस बीच 1000 पॉइंट के गेन्स मिड कैप स्टॉक्स में आते हुए, मिड कैप इंडेक्स में रादर, तो अच्छी तगड़ी रैली बनती हुई। आई थिंक हमारे साथ हमारा अगले मेहमान बिग मार्केट वॉइस में पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल भी जुड़ गए। अभय जी गुड आफ्टरनून। एक बहुत वेलकम स्थिति मार्केट में, आज बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है मिड कैप्स में खास तौर से। जी बिल्कुल हर्षदा, अभी आप लक्ष्मण जी की टाई की तारीफ कर रही थी, तो उसी तरह लाल रंग के बाद हरा रंग देख के बहुत अच्छा लग रहा और आई होप ऐसे ही कलर रंग बिरंगा दिखते रहे मार्केट में। पर जैसे पिछली बार भी हमारा डिस्कशन हुआ था, मुझे लगता है ये अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है और एक टेक्निकल करेक्शन हमने शार्प देखा है। मुझे लगता है एक अच्छा बेस बना है मार्केट का, स्पेशली इन लार्ज कैप इंडेक्स। और लार्ज कैप्स में मैं जो देख पा रहा हूँ, एक इन्वेस्टर्स का भी, स्पेशली लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्लियर एक डायरेक्शन है टू शिफ्ट सम एलोकेशन अवे, बुक सम प्रॉफिट्स इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, और थोड़ा लार्ज कैप का एलोकेशन फ्लेक्सी कैप फंड्स में, और जो फंड्स उनको अलाउ करते हैं एलोकेशन चेंज करने का, उसमें बनाया जाए। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा बेस है। जो वीक हैंड्स थे काफ़ी निकल गए हैं, लेवरेज पोजीशंस काफ़ी कट गई हैं मार्केट्स में, और अब वापस लोग उसी तैयारी में है कि क्या अच्छा स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए। ये आज का मूव, आप क्योंकि आपने पहले भी कहा है कि डिप का फायदा उठाइए, बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपको आगे ना मिले, लेकिन ये मूव कितना बोरोड है, स्पेशली जो कल पावेल साहब ने कहा, और ये एक्सपेक्टेड था। उन्होंने ऐसी कुछ नई चीज नहीं की है अभय जी। पहले हम लगा रहे थे कयास कि शायद मार्च में एक रेट कट आएगा, वो नहीं हुआ, और फिर हमने उसी को राइट ऑफ कर दिया। एग्जैक्टली वही हुआ कि रेट कट नहीं आया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि 3 आगे करेंगे जरूर। ये तो मार्केट ने पहले पचाया हुआ था, तो आज इतनी बड़ी रैली उनको सुनकर क्यों, और क्या ऐसा इंडिकेशन आया है बॉडी लैंग्वेज से कि इतना बड़ा मूव ग्लोबल मार्केट से और जो फॉलो थ्रू हम भारत में देख रहे हैं? आई थिंक हर्षद आपकी बात एकदम ठीक है। आई थिंक लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट सरप्राइजेज। जो बातें कही जा रही हैं वो फेड भी गाइड कर रहा है, आरबीआई भी गाइड कर रहा है, इकोनॉमिस्ट भी गाइड कर रहे हैं, तो कोई उसमें नया नहीं है। पर आई थिंक हर्षद एक शार्प करेक्शन के बाद एक सडनली थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आई डायरेक्शनली, लोगों ने कहा कि चलो फेड ने कह दिया कि अब कट्स होंगे, अब बढ़ेगा तो नहीं कम से कम रेट, तो ये एक राहत की सांस ले हम।
दूसरा एक 3 कट्स का जो उन्होंने गाइडेंस दिया है उसको मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो रिएक्शन आपको दिख रहा है यूएस डॉलर की वीकनेस में, गोल्ड की जंप में, जो रिस्क एसेट्स है अक्रॉस द बोर्ड, बिटकॉइन आप देख लीजिए, सब काफी तेजी में है इस अनाउंसमेंट के बाद, फेड की कमेंट्री के बाद। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ने ग्लोबली एक इसको राहत की सांस की तरह लिया कि चलिए हम जिस राह पे चल रहे हैं उसी पे चलते रह सकते हैं, कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती जाएगी, जो लॉन्ग टर्म बोरोवर्स हैं जिसको कैपेक्स करना है उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, और दूसरी तरफ जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। तो उसकी वजह से मैं कहूँगा कमिंग आफ्टर शार्प करेक्शन एक थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन इस न्यूज़ की वजह से हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा अभय जी, नमस्कार। पहले तो वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये मेटल्स ने जो आज तेजी पकड़ी, मेटल इंडेक्स क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, अब इसको हम भारत से भी और मोर और लेस ज़्यादातर अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से जोड़ के देखते हैं, मेटल सब अच्छा कर रहे हैं, फेरस, नॉन फेरस, इवन बुलियन, अगर आप प्रीशियस मेटल्स को देखें वो अच्छा कर रहे हैं। बट इंडस्ट्रियल मेटल्स पे आपकी व्यू क्या है इस वक्त, और क्या मेटल्स यहाँ से और एक बड़ा स्विंग देने को तैयार हैं आपके मुताबिक? जी वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। ये एक सेगमेंट है जो काफी अभी भी मुझे लगता है अंडर ओन्ड है मार्केट्स में, क्योंकि पिछला जब सेल ऑफ आया था काफी डिसअपॉइंट किया और उसके बाद से स्लाइड कर रहा था। पर अब इसमें जब मेटल पैक मूव करता है वीरेंद्र तो दो चीजें उसके लिए जरूरी हैं। एक तो एक्चुअल यूजर डिमांड की वॉल्यूम पिकअप है इन अ एनवायरनमेंट की जहां पे सप्लाई कम हो गई है, तो एक वो अंडरलाइन जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। और दूसरा, जब रेट कट्स की बात होती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने वाली है, तो जो फाइनेंशियल स्पेकुलेटर्स है वीरेंद्र वो भी आ जाते हैं पोजीशंस बनाने के लिए इन अ वेरी लिक्विड कमोडिटी मार्केट। तो ये दो चीजें साथ में होती हैं और इसी का हमको मुझे लग रहा है अभी भी ये अर्ली साइंस है कि आपको एक एक्सपोनेंशियल मूव मिल सकता है मेटल पैक्स में, both by increase in underlying earnings of the companies, और दूसरा थोड़ा जो leverage speculative buying भी होती है on the global commodity indices। तो मुझे लगता है ये थोड़ा दिन और अभी प्ले आउट करेगा, especially after the Fed announcement। तो मेटल्स के अगर आप यहाँ से और थोड़ा सा मूव देने के चांसेस लग रहे हैं। अभय जी, कभी कभी आप स्टॉक्स पे भी उतर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये केमिकल बास्केट में कोई स्टॉक जो कि आपको इस वक्त लग रहा हो कि ग्रैब करने लायक है या फिर ऐड किया हो आप लोगों ने? आज एसआरएफ के पास लीडरशिप है जी। देख रहे हैं काफी समय से वीरेंद्र, बट ऐड से थोड़े एग्रोकेमिकल स्टॉक्स हमने किए हैं, पर प्योर केमिकल या स्पेशलिटी केमिकल हमने अभी तक ऐड नहीं किया है, क्योंकि उसमें मैं अभी भी देखना चाहूंगा कि चाइना से जो सप्लाई है, जो डंपिंग है, जिसका प्राइस डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल प्राइसेस में हो सकता है वो अंतिम चरण में हो, पर मैं देखना चाहूंगा एक रिवर्सल उसको। अगर मुझे 5-10% प्रीमियम भी देना पड़े यहाँ से वो सर्टेनिटी के लिए, तो मैं वो एज ए फंड मैनेजर देने को तैयार हूँ। पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा केमिकल जो स्पेस है शायद थोड़ा इन बुल मार्केट भी ऑल्सो थोड़ा साइडवेज जा सकता है। आईटी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी और स्पेसिफिकली टीसीएस पर अभी अपडेट आ रहा है, वो स्क्रीन पर फ्लैश भी होगा। आईटी इंफ्रा के लिए इन्होंने रैम्बॉल के साथ एक 7-year कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब रैम्बॉल मैं देख रही थी, एक डेनिश कंपनी है जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के काम में है, तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। कल ही वो अपडेट हम दे रहे थे टीसीएस पर, जहां पर मिडवेस्ट के एक रीजनल बैंक से इनको ऑर्डर मिला था, वो भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। क्या सिचुएशन नए ऑर्डर विंस की बेहतर होने की तरफ कुछ इंस्टेंसेस अब उभर कर आएंगे क्या? वो साफ हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक अप्रैल 1st या 2nd वीक में कंपनी के नतीजे हैं, लेकिन कुछ पोजीशन लेनी चाहिए टीसीएस एंड द लाइक्स में। अगेन हर्षदा, ये ऐसा सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है कि ऑब्वियसली हम भी कवर करते हैं, पर करीब साल भर से हमारे पास इसमें कोई होल्डिंग नहीं है,
क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये दो चीजें मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि इनका मार्जिन इम्पैक्ट क्या होगा, ये किस मार्जिन पे है। दूसरा, इनका साइज क्या है, क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनी को अपनी मार्केट कैप मूव करने के लिए उनको $500 मिलियन बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे। तो साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, साइज ऑफ द विन ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ये भी दर्शाता है कि उनकी कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग क्या है अगेंस्ट बिग प्लेयर्स लाइक एक्सेंचर, IBM, कैपजेमिनी, जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, कॉग्निजेंट जैसे। तो ये जैसे आपने कहा, मैं इंतजार करूंगा, अभी मैं ऐड नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा मैनेजमेंट की कमेंट्री, मैनेजमेंट के गाइडेंस सुनने के लिए, जो मेरे ख्याल से 15 अप्रैल तक आ जाना चाहिए उनका रिजल्ट। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि अभी भी ये सारे स्टॉक कोई बहुत सस्ते नहीं है। मतलब फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट 2% एनुअली टू पे 25 टाइम्स पी मल्टीपल, 30 टाइम्स पी मल्टीपल, अभी भी मुझे लगता है थोड़ा महंगा है। आगे और करेक्शन पर आप लेंगे, इस समय हम कुछ भी पोजीशन आपकी यहाँ नहीं है। कुछ और पॉकेट्स जहाँ पर हमने देखा है थोड़ी सी खरीदारी लौट कर आई है, और मैं सिर्फ आज की बात नहीं करूँगी, पिछले गिरते बाजार में जो काउंटर्स में थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिला, कमिंस है, सीमेंस जैसे काउंटर्स, कैपिटल गुड्स में थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता दिखाई दिया है। एक तरफ ऑर्डर विन्स अच्छे खासे थे, लेकिन क्वेश्चन वो एग्जीक्यूशन पर ही आ जाता है इन सभी कैपिटल गुड कंपनियों के लिए, स्पेशली विद द लाइक्स ऑफ L&T। यहाँ पर किस तरह की विजिबिलिटी है बिजनेस ग्रोथ की, ओवरऑल नंबर्स में परफॉर्मेंस बेहतर होने की इस समय? आई थिंक अगेन बहुत ही पॉजिटिव स्पेस है ये, और मुझे लगता है ये कि एक डेकेडल लॉन्ग स्टोरी है, क्योंकि जो पॉलिसी डायरेक्शन है सरकार का वो काफी फेवरेबल है टुवर्ड्स लार्ज प्रोजेक्ट्स। और लार्ज प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं देश में जो लार्ज प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकती हैं, जिनके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। तो ये जो कंपनीज हैं ये बहुत ही रेयर होती जा रही हैं। जैसे आपने नाम लिया L&T का, और अगेन मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर जो अगर हम देखें कि इंडिया का GDP ग्रो होगा यहाँ से $5 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन का जाएगा, तो हमको काफी नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने पड़ेंगे, छोटे प्रोजेक्ट्स भी और बड़े प्रोजेक्ट्स भी। तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें ये बलबूता है कि वो कर पाए ऐसे प्रोजेक्ट्स। और दूसरी तरफ जैसे हमने डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम होती है तो इनका मार्जिन पर प्रोजेक्ट भी बढ़ता है, प्लस एम्पल लिक्विडिटी है बोरोइंग की, जिनके बलबूते पे ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही सॉलिड सेगमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें उनको फुली एलोकेटेड रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, विद लीडिंग कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का। ये वैभव जी, इस वक्त एक दो सेशन के से जिस स्टॉक की इस वक्त स्ट्रीट में सबसे ज़्यादा बात हो रही है अभय जी, कि मारुति एक बार फिर से उस सेगमेंट पे अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दर्ज करा रहा है जिसमें उनकी प्रेजेंस नहीं थी। एक ज़माना गुजर गया, आई थिंक क्रेटा की 1500 सीसी के सेगमेंट में का वर्चस्व था, बट ग्रैंड विटारा ने इनको बहुत स्ट्रांगली प्लेस कर दिया उस सेगमेंट पे। वहाँ पे उनके वॉल्यूम्स देखिए, और आई थिंक इस सेगमेंट पे सबसे अच्छा एवरेज पोस्ट कर रही है वो गाड़ी। कल बात भी हो रही थी हर्षदा और मेरी शशांक जी से, आपका भी मारुति पे क्या है? क्या यहाँ से एक बार के लिए ऑटो में फिर लीडरशिप लेने को तैयार है मारुति? 12,000 11,500 के जोन में है, कोई प्राइस टारगेट आपका मारुति पर इस वक्त? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने वीरेंद्र जी। फुल डिस्क्लोजर, अभी हमने रिसेंटली अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है मारुति, और काफी कुछ जो हमारा लॉजिक है वो आपने ऑलरेडी बता दिया। एक मुझे लगता है एक समरी में बताऊं कि ये वापस एक लीडरशिप की तरफ जा रहा है। काफी पोर्टफोलियो में रिस्ट्रक्चरिंग की है, प्रोडक्ट इनोवेशन, जितना हमने डीलर्स से बात करी, जो कंपनी का सपोर्ट है डीलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो बहुत अच्छा है इस समय। प्रोडक्ट से और सर्विसिंग नेटवर्क उनका बहुत अच्छा है। और एक जो छोटी सी एक न्यूज आई थी कि हो सकता है जो ड्यूटी है हाइब्रिड कार्स पे वो 48% से घटा के 12% कर दी जाए। उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मारुति होगा, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो है थ्रू टोयोटा अलायंस काफी अच्छा है हाइब्रिड्स में, और उसमें वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो वाइल मार्केट का फोकस काफी ईवी पे है, पर आप ग्लोबली देखें तो ईवी सेल्स एक्चुअली यूएस में रिड्यूस हो रही हैं और हाइब्रिड्स की सेल्स बढ़ रही हैं। तो अगर सरकार का फोकस रहा
सब्सिडाइज करने का हाइब्रिड कार्स का, तो ये मारुति के लिए लिटरली गोल्ड माइन होगी। और उसके अलावा भी जिस तरह का हम सेल्स ऑफ देख रहे हैं एट डीलर लेवल, डीलर जो बेच रहा है मारुति, वही नहीं कि जो डीलर इन्वेंट्री बना रहा है, बट डीलर जो बेच पा रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, बहुत अच्छा ऑफटेक है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश। प्राइस टारगेट हमारा जो रहता है वो तो 3 साल का रहता है वीरेंद्र, बिफोर एडिंग एनी पोर्टफोलियो। तो हम ये देखते हैं कि वो स्टॉक कम से कम डबल हो 3 साल में, तभी ऐड करते हैं। तो इनडायरेक्टली आप एक एज्यूम कर सकते हैं उसमें प्राइस टारगेट। तो ये इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग प्ले उभर कर आ रहा है। दबे पांव मारुति एक बार फिर हाइस की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प खबर आ रही है कि गर्मियों की छुट्टी में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपना जो फ्लाइट शेड्यूल है वो ऐलान कर दिया है, और पिछली गर्मी के मुकाबले इस गर्मी में करीब 6% ज़्यादा उड़ानें आप देखेंगे। इंटरग्लोब जैसे स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लूंगी अभय जी, लेकिन रोहन एविएशन सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं कि इंटरग्लोब की कितनी परसेंटेज उड़ानें और आएंगी, कहाँ पर ज़्यादा हम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ इस गर्मी में ट्रैवल करने की। रोहन बताइए। जी, जो सबसे ज़्यादा जिस एयरलाइन का जो नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स बढ़ने जा रही है इस बार, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में ही, वो इंडिगो है। पिछले बार के मुकाबले इस बार इंडिगो की करीब 13%, 8-2% जो है वो ज़्यादा उड़ानें डोमेस्टिक मार्केट में आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ भी 13.5% ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जो नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स हैं वो। स्पाइस जेट के लिए बुरी खबर यह है क्योंकि उनके लिए पिछले गर्मियों के मुकाबले इस बार घरेलू में भी उनके लगभग 26% कम फ्लाइट्स वो ऑपरेट करने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल में भी वो लगभग 12.6% कम फ्लाइट्स ऑपरेट करने जा रहे हैं। ओवरऑल नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स जो हैं वो बढ़ी हैं, 6% बढ़ी हैं। और अगर एयर इंडिया ग्रुप, जो टाटा ग्रुप है, उनकी अगर तीनों एयरलाइंस को मिला दिया जाए, एयर इंडिया, इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा, तो लगभग 8000 से ज़्यादा फ्लाइट्स वो ऑपरेट करने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा शेयर बन चुका है अब। तो कुल मिला के जो गेनर्स हैं उसमें हम कह सकते हैं इंडिगो को फ़ायदा होने जा रहा है शेड्यूल से। स्पाइस जेट की नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स कम हुई हैं, लेकिन कुल मिला के जो ट्रैवलर्स हैं उनको ज़्यादा फ्लाइट्स मिलेंगी, और कई सारे फैक्टर्स उसमें डाले गए हैं। IPL है, इलेक्शंस हैं, समर वेकेशंस हैं, तो इसको देखते हुए इस बार ज़्यादा फ्लाइट्स हैं, लेकिन जो एयरलाइंस हैं उनके शेयर में आप उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको। इंडिगो बेसिकली उनके लिए फ़ायदा रहेगा। रोहन, कुछ आइडिया है कि कितने नए यहाँ पर नए लैंडिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में, जहाँ पर ये फ्लाइट्स और उभर कर आएंगी? जी, कुल मिला के 125 एयरपोर्ट्स जो है उनको लिस्ट किया गया है समर्स के लिए। जो कुछ नए एयरपोर्ट्स जिनकी घोषणा की जाने वाली है, आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, गोंदिया, जलगांव, मुरादाबाद, पिथौरागढ़, इनका नाम है। इसके अलावा कई सारे और एयरपोर्ट्स भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जो कि अभी तक जिनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हो सकता है कि चुनावों के बाद इनकी घोषणा होगी। तो लेकिन ये समर्स में इनकी घोषणा हो जानी है, यहाँ से उड़ान शुरू हो जाने वाली है। तो कुल मिला के 125 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल आपको दिखेंगे इन गर्मियों की छुट्टियों में, और जो कुल मिला के जो फ्लाइट्स की संख्या है वो 24,275 होने जा रही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले से, पिछले गर्मियों के मुकाबले से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले विंटर शेड्यूल से तो काफ़ी ज़्यादा है। विंटर शेड्यूल में तो ऑफ कोर्स वो कोहरे की अलग मार थी, लेकिन ये गर्मियाँ आपके लिए एक अच्छा मौका देंगी कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। तो शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। अभय जी, कहाँ जाएंगे फिर? आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, गोंदिया या जलगांव, ये कुछ नए एयरपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं। ये आई थिंक अच्छा ऑप्शन है, पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया, पर विद दिस एयरपोर्ट्स कमिंग आई थिंक डेफिनेटली ट्रिप तो बनता है फिर। तो मैं बेसिकली कमिंग टू द पॉइंट, इंटरग्लोब एविएशन कंस्ट्रिंग एक जो ओवरहैंग था राहुल भाटिया के कुछ स्टेक सेल करने का, वो हो चुका है। अब वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज का लॉक इन पीरियड भी है। अब क्या स्टॉक थोड़ी सी और उड़ान भर सकता है? पोजीशनिंग होगी यहाँ पर? आई थिंक एक लीडर स्टॉक है, बड़ा मार्केट कैप का स्टॉक है, तो डेफिनेटली फंड्स का इंटरेस्ट रहता है उसमें। और आई थिंक जो प्रमोटर है उन्होंने स्टेक सेल किया, तो इन अ मार्केट विच वाज ऑलरेडी अ लिटिल जिटरी उन्होंने किया, तो थोड़ा लोगों को कंसर्न हुआ। पर ये मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को ये सोचना चाहिए कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है या ग्रोथ स्लो होने वाला है इसलिए वो बेच रहे हैं। ये तो पीरियोडिकल सेलिंग चलती रहती है फॉर डिफरेंट रीजंस। हमने देखा है टाटाज ने भी कई बार अपनी डिफरेंट कंपनीज में शेयर्स बेचे हैं, तो दैट इज आई थिंक पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। और जिस तरह से डेटा आ रहा है फ्लाइट बुकिंग्स का, डिमांड का,
बोथ डोमेस्टिक सेक्टर्स एंड इंटरनेशनल सेक्टर्स इसको इंडिगो केटर करता है। मुझे लगता है अगेन ये लंबे समय की स्टोरी है और एक इनमें एडवांटेज है इस बिजनेस मॉडल में कि वर्किंग कैपिटल कंप्लीटली आपके फेवर में रहता है। आप पैसा पहले लेते हैं और सर्विस बाद में देते हैं, तो वो सब ट्रिगर्स में देखूं तो ये काफी फेवरेबल एटमॉस्फेयर में है इंडिगो इस समय कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग वाइज। ऑल्सो रिस्क सिर्फ दो हैं, एक है कि ऑयल प्राइसेस अगर स्पाइक करें तो वो डेफिनेटली इमीडिएटली इनके मार्जिन्स को इम्पैक्ट करता है, और दूसरा सरकार आके कुछ प्राइस कंस्ट्रेंट्स लगा दे कि आप इस लेवल से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। पर ये दोनों माइनर कंसर्न्स हैं। इस समय जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो बहुत ही रोबस्ट है इंडिगो के लिए और वो काफी अच्छे ऑपरेटर हैं, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल पॉजिटिव जोन में है। तो एक ओवरऑल पॉजिटिव जोन में वैसे ये समर शेड्यूल एक ऐसे टाइम पर आया है जब वीरू ने अपना एक ठीक अप्रैल एंड में प्लान भी कर लिया छुट्टी, तो वीरू कहाँ जाएंगे? नहीं वो वहाँ फ्लाइट्स नहीं जाती हैं, ट्रेन से जाना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी से। अच्छा, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब आप गैस करते रहिए। नहीं, गैस तो मैंने कर लिया। तो वीरू की कॉलिंग पहाड़ों में होती है, मेरी कॉलिंग समुद्र में होती है, तो इट्स वेरी क्लियर। अब समुद्र में है ना, अब उसको क्या गैस करना है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। लेकिन वीरू वैसे ना अपॉर्चुनिटीज खूब सारी मिलेंगी। मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों से हमारी सरकार बात कर रही है कुछ और डेस्टिनेशंस खोलने की, कुछ और एक्सटेंशंस देने की, कि वहाँ पर नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो भारत से जाती है और वहाँ से यहाँ आती है वो कोटा बढ़ाया जाए। 4 घंटे पहले एक रिपोर्ट आई है कि सिंगापुर वीज़ा नियम भारतीयों के लिए रिलैक्स करेगा क्योंकि वो ज़्यादा भारतीयों को अपने देश लाना चाहते हैं। दुबई एक 5 ईयर मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा भारतीयों के लिए खोल रहा है। तो आप सोचिए फिर इंटरग्लोब जैसे प्लेयर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो लार्जली डोमेस्टिक ही नहीं अब ग्लोबल डेस्टिनेशंस पर भी अपने फुटफॉल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शेड्यूल को और एक्सपैंड करना चाहते हैं। बिल्कुल हर्षदा, आप यकीन मानिए कल या परसों में रोहन से यही बात कर रहा था। मैं यही पूछ रहा था कि इंटरग्लोब एविएशन जो है रोहन, अब ये जो इनकी बाहर के देशों में फ्लाइट्स जा रही हैं उस पर कितना कैपिटलाइज कर रहे हैं, वो यही कह रहे थे कि एग्जैक्टली वहाँ भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी वाइड बॉडी जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने बेड़े में इंक्लूड भी किए हैं, कुछ लीज पे भी लिए हैं, तो वाकई इस वक्त पूरा मोमेंटम जो है ना हर्षदा वो कैप्चर कर रहा है इंटरग्लोब एविएशन। खैर अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में आज शामिल होने के लिए और सभी सेक्टर्स पे और काउंटर्स पे अपनी राय रखने के लिए। अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड लेते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं रणनीति क्या होगी, रणनीति पे आएंगे। आई थिंक अभी टाइम है हमारे पास करीब 12 मिनट का, लेकिन पहले ट्रेड्स लेते हैं। प्रकाश सर, क्या कैरी करेंगे आप? क्या कैरी करूंगा? आई थिंक मुझे लगता है ABB अच्छा लग रहा है मुझे, 6000 की तरफ जा रहा है, स्टॉप होगा 5820। सेटअप सही है, ब्रेकआउट मिला है और मोमेंटम भी है। ABB 6000। ओके, ABB को 5865 पे आप लॉन्ग करेंगे, कल के लिए कैरी करेंगे। मानस, आपकी राय क्या है, आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉक ने वापस 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो इंडियन होटल्स के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। 464 के प्राइस चल रहे हैं, 564 के प्राइस चल रहे हैं, 558 का स्टॉप लॉस लगाइए और 580 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडियन होटल्स के फ्यूचर में। ओके, तो इंडियन होटल में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की। शिल्पा जी, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, मैं SRF के साथ ही जाऊंगी। SRF मतलब एकदम बुलिश है। ऑफकोर्स आज का इंट्राडे टारगेट तो हो गया, लेकिन मुझे लगता है आप अभी भी इसमें कैरी कर सकते हैं। एटलीस्ट 3580 से लेके 3600 के 2600 के लिए आप इसमें एक पोजीशन ले सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 2520 का मेंटेन कर सकते हैं अभी। तो ये आपके लिए SRF पर बाय कॉल। रुचित, आपका पिक क्या रहेगा? इन्फो एज में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। कुछ समय का कंसोलिडेशन जो हुआ है वो पूरे अपने सपोर्ट के ऊपर था और आज एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में हो रहा है। सो आई थिंक एक अच्छा BTST कैंडिडेट है ये। 5230 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी 5420 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 5420 के लिए एक तेजी का टारगेट इन्फो एज में। प्रशांत, आपका ट्रेड? तो हर्षा जी, मुझे मेटल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। इनमें जो एक स्टॉक डे हाई पे ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है वो होगा जिंदल स्टील। तो 821 पे मैं इसको रेकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 814, 814
और टारगेट होगा 835 835 का। ओके तो ये फिलहाल 835 के लिए JSPL का एक बाय साइड का ट्रेड बनता हुआ, जो गाबा साहब ने आते ही आपको कॉल दिया था तेजी का, तो ये फिलहाल आपके लिए पिक्स आ गई हैं। अच्छा, हम जब इंटरग्लोब एविएशन पर चर्चा कर रहे थे, मेरी नज़र GMR एयरपोर्ट पर भी गई। रुचित, इसका चार्ट खोलिए और बताइए अब 79 के बाद ये फिर से क्या 100 के डायरेक्शन में जाएगा या नहीं, क्योंकि वहां से घूमकर नीचे आया है और आज 6% का मोमेंटम देखने को मिला है। प्राइमरीली ये तेजी आगे बढ़ेगी या नहीं ये बताइए, और क्या ये 100 के बियॉन्ड फिर जाएगा? अर्शदा जी, मोमेंटम रीडिंग्स बहुत ओवरसोल्ड है, सो इसीलिए आई थिंक फिलहाल तो इसको एक पुल बैक मूव तरीके से लेना चाहिए जो एक्सटेंड हो सकता है 86 87 तक। बट आइडियली ये काफी जल्दी रहेगा कहना कि स्टॉक बॉटम बना चुका है और नए हाईज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से 86 की तरफ जो जर्नी रहेगी उसमें वॉल्यूम्स कैसे रहेंगे वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ से अपमूव आता है तो डेफिनेटली फिर नए हाई स्टॉक में बना सकते हैं। बट अगर लोअर वॉल्यूम के बेस पे आया तो शायद स्टॉक में और टाइम वाइज करेक्शन या जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं वो कुछ हफ्तों का कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। कुछ कंसोलिडेशन कंटिन्यू होगा, लेकिन 86 तक जाने का अटेम्प्ट कर सकता है इस पुल बैक में। उसके बाद देखेंगे मोमेंटम आता है नहीं। अच्छा गाबा जी, हमें समर हॉलिडे की बात कर रहे थे, आप इस फेब मार्च में गए क्या? स्कीइंग या प्लान है? नहीं, इनफैक्ट नहीं, स्कीइंग नहीं किया, इसलिए इस तरफ जाना था 8, 9 और 10 मार्च को। स्नोफॉल लेट हुआ 1 महीना, लेकिन मार्च में स्नो जो होता है थोड़ा गीला हो जाता है, तो उसमें मजा नहीं आता, इसलिए मैंने 8, 9, 10 कैंसिल कर दिया। मार्च इस बार मिस हो गया। 21 अनुज गए थे, उस दिन आया था स्नोफॉल, दैट इज मार्जिनल, लेकिन जो रियल स्नोफॉल स्कीइंग के लिए होता है वो बाद में आया, फेब में आया। हाँ जी हाँ, 28 के बाद आया था, वो लेट हुआ, सीजन लेट हो गया, चला गया, तो मिस हो गया सीजन। तो इस साल नो स्कीइंग, फिर क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, अब दुबई में जाएंगे तो उधर कर लेंगे, अगर मौका मिला तो। वहां पर स्कीइंग है, वहां की मैंने। दुबई में क्या स्कीइंग करोगे गाबा जी? मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी। आप स्विट्जरलैंड क्यों नहीं जाते हो? नथिंग लाइक इंडिया। तो आप दुबई जाके स्कीइंग करने को तैयार हो? नहीं, लेकिन वो जो ओपन एयर स्कीइंग करना है तो फिर गुलमर्ग में करना है, और कहीं नहीं। वो तो क्लोज डोर स्कीइंग है दुबई की। हाँ, वो इसीलिए मैं बोल रही थी, वहां क्या करोगे? यहाँ पे भी आई थिंक कोई, ये बॉम्बे में नहीं बनी थी कोई ऐसे स्नो वर्ल्ड टाइप? नहीं, कभी नहीं बनी। विश थे बना दे तो अच्छा है। हाँ, दुबई, आई रिमेम्बर, मेरे को किसी ने मेंशन किया था, तो कौन जाएगा स्नो वर्ल्ड? आई मीन दुबई में लेकिन 400 मीटर्स का स्की है, अच्छा सा स्लोप बना हुआ है। हाँ, 400 मीटर्स का है, काफी अच्छा, बुरा नहीं है। बीटिंग डाउन स्लोप है, अच्छा स्लोप है। इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है दुबई की, स्विट्जरलैंड की, स्कीइंग की, और मैं जिसने सेकंड एसी की टिकट लिया, देखिए कितना शर्मिंदा फील कर रहा हूँ स्कीन पर। क्यों? ओहो, घुटन सी महसूस हो रही थी मेरे को। वीरू इंस्पायर कर रहे हैं हम आपको, इंस्पायर। तो यार वीरू देखो, अब आप सेकंड एसी में जाओ या फिर आप एक हॉपिंग फ्लाइट लेकर सस्ती टिकट लेकर कहीं पहुंचो, वो बात अलग है। हॉलीडे इज अ हॉलीडे, जो आपको पसंद है उसको करने का मौका मिलना चाहिए। जी हाँ, खैर चलिए अब एक आते हैं, हॉलीडे की बात बहुत हुई और बहुत सारे, अगर आप देखें आपको डेस्टिनेशंस हर्षिता ने बता भी दिए होंगे। बहरहाल अब अगर आप देखें इस प्राइस को 22,025 को, जरा स्क्रीन पे एक बार इस प्राइस को लेके आइए, इसको देखते हैं हम है क्या। देखिए बात सुबह यही हुई थी कि हम 80 तक खेलेंगे, 22,080 तक। देन अ कोलैप्स इज पॉसिबल, कोलैप्स भी आया, बट वो कोलैप्स कहाँ तक आया उसको जज करने की कोशिश कीजिएगा। वो कोलैप्स आया 21,945 955 तक का। वो क्या था? वो प्रीवियस 2 कैंडल्स जिन्होंने सफर तय किया 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक का, उनका हाई था 21,945। दैट मीन्स प्राइस ऊपर से कोलैप्स हुआ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, लेकिन प्राइस उन 2 कैंडल्स के जोन में नहीं गया जो 2 कैंडल्स 50 डे तक होके आई थी। ये एक अच्छा क्लोज है, ये 2 क्रिटिकल एवरेजेस के बीच में एक अच्छा क्लोज है, बट हम ट्रेड कैरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट यानी जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस होगा उसमें भी 22,000 पे, 22,100 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, और वहाँ पे आपका 22,080 पे आता है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमें ऑन द हायर साइड अगर सफ़र तय करना है तो हमें 22,100 के ऊपर एक दिन सस्टेन करना पड़ेगा, आधा दिन सस्टेन करना पड़ेगा, एक क्लोज देना पड़ेगा। और नीचे क्योंकि हम आज उन 2 कैंडल्स के नज़दीक नहीं गए जो 50 डेमा वाली कैंडल्स थी,
तो ना शॉर्ट करने का तर्क है, ना ही यहाँ पे लॉन्ग करने का तर्क है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आज क्लोज अच्छा हो रहा है, बट अगेन हायर शैडो काफी वाइल्ड है। कॉल राइटर्स के जोन में आप क्लोज नहीं हो रहे हैं, आप पुट राइटर्स के जोन से ऊपर क्लोज हो रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन आप कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ बेनिफिट इसमें है कि हम ट्रेड्स को ड्यूरिंग द डे पिक करें। आज दोनों ही इंडस्ट्रीज ने ड्यूरिंग द डे ट्रेड अच्छे दिए, वैसे ही ट्रेड कल भी करेंगे। मैं आपके स्क्रीन पे जरा ब्रेथ रखता हूँ डेरिवेटिव्स की। 193 अंक ऊपर निफ्टी, और डेरिवेटिव्स की ब्रेथ ये कह रही है कि अब देखिए इस आंकड़े को थोड़ा सा हमको संभल के और तर्कसंगत तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉन्ग अनवाइंडिंग होके नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं लॉन्ग, बट स्टिल अब आप देखिए कंसोलिडेट फिगर कितनी है, 167 की, माफ कीजिएगा 76 की, दैट्स गुड। शॉर्ट 6 में, तो वाकई मिड कैप में जो स्मॉल कैप में आज हुआ, उसने मार्केट की ब्रेथ को और डेरिवेटिव्स यानी दिग्गजों की ब्रेथ को काफी अच्छा कर दिया। मुथूट फाइनेंस 6.5% ऊपर, GMR एयरपोर्ट्स, नाल्को, एल&टी फाइनेंस, सिमेंस, सब ने आज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ। उसके बाद जब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग हिंदुस्तान कॉपर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC, BHEL और पॉलीकैब, इन सब में काफ़ी अच्छा खासा शॉर्ट कवर था। और शॉर्ट बिल्डअप था आज पेट्रो LNG में, HDFC लाइफ में, ICICI बैंक में, मारुति सुजुकी और ONGC, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप था। और जो लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली स्लाइड थी आपकी स्क्रीन पे वो आएगी। और अच्छा, लॉन्ग अनवाइंडिंग का नहीं है आंकड़ा यहाँ पे, बट ये ब्रेथ काफ़ी अच्छी खासी थी डेरिवेटिव्स की। भारतीय एयरटेल, इंडस टावर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, GMR एयरपोर्ट्स और सेल, ये कुछ काउंटर्स थे यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। एक दो इंप्रेसिव स्टॉक्स को देख लेते हैं। SRF, पॉलीकैब, ये जो बिग टिकट साइज वाले स्टॉक्स थे आज याद रखिएगा। SRF डे हाई पे 2547, शानदार कॉल थी ये शिल्पा जी आपकी। पॉलीकैब 5008 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके बंद होता हुआ, और मतलब बहुत ही शानदार सर। और ये टारगेट शिल्पा जी के ऑलमोस्ट ओवरशूट कर चुके हैं। 64 प्राइस, 57.60 का लक्ष्य दिया गया था। तो ये क्लोजिंग हर्षता बड़े टिकट साइज के काउंटर्स में जो ट्रेड्स मिले बहुत शानदार है इस क्लोजिंग में। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स, और वो शिल्पा का तो ट्रेड अच्छा खासा चल गया। स्क्रीन पर वो गेंस आते हुए दिखाई दिए, शायद इसीलिए शिल्पा कॉन्फिडेंटली इसे कल के लिए भी कैरी करने के फेवर में है। आखिरी 2 मिनट बचे हैं वीरू, इस बीच बैन अपडेट भी स्क्रीन पर आ गया है, तो वो स्टॉक्स भी आपको बता दें। सेल एक बार फिर बैन में जा सकता है। नाल्को भी तैयारी कर रहा है, जहां पर 95% तक की पोजीशंस आ चुकी है मार्केट वाइड, वो बैन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर, RBL और PEL में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला, तो ये बाहर निकलने की तैयारी में। अब लेकर आते हैं आपके लिए बाजार का हाल, और आज के दिन किस तरह का क्लोज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर नजरें रहेंगी। एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, आप गौर करिएगा 22,000 के ऊपर का क्लोज काफी दिनों बाद देखा गया है, और ये एक वेलकम मूव है मार्केट के लिए। 180 अंकों की बढ़त देखने को मिली। आज भाग लिया है तेजी में निफ्टी बैंक ने, 350 पॉइंट का इजाफा। इधर मिड कैप्स देखिए 1100 पॉइंट की रैली बनती दिखाई दी, और सेंसेक्स भी तेजी में 550 पॉइंट का इजाफा। इसीलिए आज काफी अरसे बाद एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव, 11-12 बजे के आसपास तो नियरली 10:1 था। 10 बढ़ने वाले शेयर, 1 घटने वाला स्टॉक था। ये है आपके लिए सिचुएशन। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो खासा पिटा था, वहां पर भी एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है, करीब 2.5% तक की बढ़त इधर देखने को मिली है। फटाफट से आपको पहले मैं सेक्टोरल सिचुएशन बता दूं, और फिर ऑफ कोर्स स्टॉक्स पर आएंगे। तो आज देखिएगा सभी के सभी सेक्टर इंडाइसेस तेजी में, हरे निशान में आप ट्रेड करते देख रहे हैं। आउट परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स बैंकिंग काउंटर्स की तरफ से आई है, लेकिन आप गौर करिएगा कैपिटल गुड स्टॉक्स, LNT हम बात कर रहे थे, कमिंस की बात कल परसों हुई थी, आज सीमेंस में अच्छी खासी तेजी, ABB पर एक बाय कॉल आया, तो ये एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है। इसके साथ ही हमने IT स्टॉक्स में देखा अच्छी खासी खरीदारी आती हुई, 310 अंकों का इजाफा इधर। FMCG काउंटर्स में आधे % के गेंस देखने को मिले। मेटल इंडेक्स 2-2.5% ऊपर आया। फार्मा हो, रियल एस्टेट हो, ऑटो स्टॉक्स हो, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। और सरकारी कंपनियां आज फिर से फॉर्म में थी, तो निफ्टी का CPSE इंडेक्स भी आपको लगभग 3% ऊपर दिखाई देगा। लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर आपको साफ डिस्टिंक्टली नजर आएगा कि किन स्टॉक्स ने आज तेजी की कमान संभाली है, किन के नाम पर वो खरीदारी हुई है। तो सरकारी कंपनियों में BP, NTPC, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स थे, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स थे, टाटा स्टील के लिए एक जोरदार सत्र, वहीं सिप्ला, हिंडाल्को, JSW स्टील में खरीदारी आती हुई। लेकिन बिग बॉयज में आप गौर करें
आईटीसी लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक में आज लगभग 1% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। एलएनटी का मैंने मेंशन किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियरली 1% के गेन्स रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी भाग लिया है आज तेजी में। जो नहीं चला या फिर जो थोड़े से मुनाफा वसूली में आया उसमें भारतीय है, एचडीएफसी लाइफ है। मारुति कल की तेजी के बाद थोड़ा सा विराम ले रहा है और आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड करता हुआ। ये है फिलहाल आज के लिए आपका क्लोज। 22,000 के ऊपर एक फाइनल क्लोज इस वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार ने दिखाई है, जो एक पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक एक अच्छा सत्र रहा, 3667 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर भी क्लोज बनता दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सत्र और 22,080 डे हाई था, उसके सामने 2214 इज नॉट बैड फॉर अ क्लोज। और निफ्टी बैंक में आप देखिएगा एब्सोल्युटली अच्छे गेन्स के साथ क्लोज 46,990 के हाई के बाद 46,677 के आसपास का क्लोज बना है। सीधा सौदा में नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला। रिटर्न्स कैसे रहे? यहाँ पर तेजी वाले ट्रेड्स पकड़े आशीष ने। बीईएमएल हो, भारत डायनामिक हो, प्रिंस पाइप हो या फिर आपका आरबीएनएल हो। लेकर आइए नीरज के आउट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर भी तेजी वाले ट्रेड्स। बीएसई जो 10% ऊपर था उस रिपोर्ट पर, जुनिपर होटल्स, पीएफसी और भेल जैसे स्टॉक्स नीरज ने आज पिक किए थे। जी तो एक बेहद ही शानदार सेशन। अच्छी बात है कि बहुत ही ओवरसोल्ड मार्केट, चाहे वो मिड कैप में हो, चाहे वो स्मॉल कैप में हो, चाहे वो लार्ज कैप में हो, आज उसने एक रिबाउंड दिया और होल्ड किया गेंस को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो एज वेल। शुक्रवार और एक लंबे वीकेंड से पहले का शुक्रवार महत्वपूर्ण रहेगा। त्यौहार से पहले का शुक्रवार महत्वपूर्ण रहेगा और कल से हम कमेंट्स करेंगे मंथली कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड। तो महत्वपूर्ण सेशन कल का। 20 डेमा पे होगी अग्नि परीक्षा कल निफ्टी की। और कल फिर से एक बार मैं, हर्षता, अनुज, नीरज जी और आशीष पूरा का पूरा पैनल मौजूद होगा सुबह मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।